हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एटीवी लाउंज। बखैर अगले टिक शो। मुझे सिर्फ इतना ही आता है मगर आप सबको मैं करता हूँ वेलकम, वेरी वार्म वेलकम ऑन एटीवी लाउंज। और आपको पता है कि यहाँ पर इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतना एंथुसियाज्म होता है। पता होता है हमें कि हमारे साथ जो हमारे मेहमान होंगे वो बड़े ख़ास होंगे और हमें ख़ास और आम बातों को बड़ी तरीके से, बड़ी सुलझे हुए तरीके से समझा के जाएंगे। और ऐसी बातें होंगी जो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में हमेशा के लिए रह जाएंगी, परमानेंट हो जाएंगी। और मैं जो हूँ जब भी शो में आता हूँ, एटीवी लाउंज के लिए तैयार होता हूँ, तो मैं ये सोच रहा था कि जो आज हमारे मेहमान होंगे, जिनके हम मेज़बान होंगे, वो कौन होंगे, हमसे क्या बात करेंगे। जब मैं यहाँ आता हूँ तो हमेशा बहुत खुश होता हूँ क्योंकि वो ऐसी शख्सियत होती है जो हमें बहुत कुछ बताते हैं और मज़ा भी आता है, जिस आपने हमें हमेशा देखा। मगर इसके साथ साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हमेशा बात करके लुत्फ़ आता है। पता नहीं कैसी उनकी पर्सनैलिटी है, अभी तक मैं कन्फिगर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी बड़ी अच्छी, खूबसूरत और वेरी मच टैलेंटेड को होस्ट सोनिया लोधी, कैसी हैं आप मैडम? बिल्कुल ठीक। वालेकुम अस्सलाम। आदाब। वालेकुम आदाब। आज आप थोड़ा वालेकुम आदाब। ओके, ये नई नई टर्मिनोलॉजीज़ निकालती हैं, ये मैं क्या कहूँ, ये शायरा भी हैं, ये मुनसिफ मिजाज भी हैं, ये खतीब भी हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद आज गेस्ट हूँ, मुझे होस्ट वाली महसूसमेंट नहीं आ रही है। आपको पहले शो से फीलिंग आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। आप खुद कभी कभी गेस्ट बन भी जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, मेरे अंदर कुछ जो है ना वो आत्मा आ जाती है। जो भी एट टाइम्स ऐसा होता है, सीरियसली जो भी हमारे यहाँ लाउंज में आते हैं या आती हैं साहिबा, उनकी एनर्जीज जो है ना वो मैं खुद वो कर लेती हूँ। क्योंकि आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं वो इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इंसान है, तो मुझे भी कुछ कुछ वही सोफिस्टिकेशन से फील आ रही है। तो मैं आउट ऑफ प्लेस हो जाऊंगा थोड़ा, मैं कम। हाँ, आई नो दैट। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर। सो आज जो पर्सनालिटी हमने अपने लाउंज में बुलाई हैं, बेसिकली उनका ताल्लुक पीटीवी से है। और पीटीवी के एरा से, लाइक मुझे तो लगता है कि जब से पीटीवी है, वो जब से वो दोनों साथ में एक बॉन्ड है उनका पीटीवी के साथ। 70s से वो मुंसलिक हैं पीटीवी से। एंड सबसे कमाल की बात ये कि जो पीटीवी का सिल्वर जुबली अवार्ड हुआ था वो भी उन्होंने करवाया। फिल्म मेकर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। मुझे लगता है कि कोई शोबा उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। और पीटीवी के बाद अगर आप कोई नाम लिया जाए तो मेरे ख्याल से उन्हीं का नाम लिया जाना चाहिए। अगर आप पहुंच गए उस तक या नहीं पहुंचे? मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि आज मैं खुद रिवील करूं। आप खुद रिवील करें। चलें, अच्छी बात है। हमारे साथ मौजूद हैं जो किसी तारुफ के मोहताज हरगिज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है सो ये करनी पड़ती है पूरी। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नजमुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, मैंने अब तक जितने इंटरव्यूज़ आपके देखे हैं, क्योंकि हमारे पास जो गेस्ट आते हैं तो हम थोड़ा सा पीछे से रिसर्च करते हैं। वैसे तो आपके बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट ये कि मैं चाह रही थी कि ज़रा पूरे होमवर्क के साथ आऊँ। इतना खूबसूरत अंदाज़े बयां था आपका कि मैंने उसको लगा के छोड़ दिया और मैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुन रही थी। आपके जितने इंटरव्यूज़ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतनी खूबसूरती के साथ सर ने दिए कि होस्ट भी उनकी शक्ल आप तो समझ गए होंगे, वो यूँ देख रही थी। आप मुझे देखते रहे, मैं उनसे सवाल करता हूं। सर आप पहुंच गए? जी मैं समीना पीरज़ादा साहिबा। अच्छा, अदरवाइज वो खुद माशाल्लाह बहुत बोलती है। आपको पता हम इकट्ठे टेलीविजन ज्वाइन किया था। जी। और बड़ा अच्छा हमारा वक्त भी गुजरा हुआ टेलीविजन में दोनों का। उस्मान तो मेरे साथ था, गवर्नमेंट कॉलेज में भी वर टुगेदर। अच्छा, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा हुआ है। मैं, अरशद महमूद और उस्मान पीरज़ादा। शुएब हाशमी साहब हमारे उस्ताद होते थे, GCDC के वो प्रेसिडेंट होते थे, हम उनके साथ होते थे। सो दैट वाज अ वंडरफुल पीरियड इन गवर्नमेंट कॉलेज। और उससे पहले मेरा जो चाइल्डहुड है वो कैथेड्रल स्कूल में था। डबल डेकर हमारे घर के सामने से जाती थी। आई वाज 7 years old। उसी पे बैठ के वहीं से हॉल रोड पे उतरती थी, वहीं से बस घर। 8 आने मेरी वालदा देती थी, 4 आने जो हैं वो किराए का और 4 आने जो है ना वो वहाँ पे खाने के लिए। तो वो भी बहुत पूरे थे, आई थिंक। एंड टिल MA 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज डबल डेकर, 6 years। तो आप ऊपर वाले मंजिल में होते थे? ऊपर जाके बैठ जाना, बड़ा ही मजा आना। तो कोई गाने, मतलब उस जमाने में तो खैर एयरपोर्ट ये वाला रिवाज नहीं, वो नहीं दिमाग में कोई, क्योंकि म्यूजिक से आपका सर बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। आपने हमेशा से म्यूजिकल शोज में भी ऑब्वियसली इसको प्रोड्यूस किया, चाहे वो PTV में हो या फिर आज ATV में हो। और अभी आपका पता है हमें कि एक नया शो आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब ऊपर बैठे होते थे मंजिल में, तो कोई दिमाग में, जहन में गाने कौन से? नहीं, उस वक्त तो इतना वो नहीं था। क्योंकि हम ज़्यादातर ये होता था कि कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो अरशद महमूद गिटार बजाते थे। तो नैयरा नूर हमारी बहुत ही अच्छी दोस्त, उस वक्त नैयरा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर रही थी। हमने क्रॉस करना
और वहाँ पे NCA में उनका बहुत बड़ा एक बोर्ड का दरख्त है, वहाँ पे नीचे बैठ के नैरा बेगम अख्तर के गाने सुनाया करती थी। अच्छा। उस ज़माने में नैरा यूज्ड टू फेच हर दफ़ा फर्स्ट प्राइज़ लेके UET। अब आप तस्वुर नहीं है कि ख़वातीन जाके UET में गाने गाएं और वो म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रही है और म्यूज़िक उस वक्त मतलब उस वक्त तो 60s में तो ये बहुत ही एक अनोखी बात थी। तो वो नैरा हमेशा ले, और उनमें जज कौन होते थे? निसार बज़मी, खलील, बड़े बड़े नाम जो वहाँ पे वो उनको किया करते थे। सो बहरहाल व्हेन आई जॉइन टेलीविजन इन 74 तो दैट वाज अ गोल्डन पीरियड, बहुत अच्छा पीरियड। और मुझे याद है, मैं पहले दिन शुएब हाशमी साहब ने, मुनीज़ा हाशमी थी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, सच गप कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मीज़ू तेरे नाल होएगा, मेरा स्टूडेंट है। अच्छा, अब मैं वो ओबी वैन में शी वॉज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स एंड शी वॉज ऑब्वियसली प्रेग्नेंट, और वो अदील नहीं उनका बेटा, वो सख्त होने वाला था। एंड शी सेड के गल सुनो नजम मेरे वास्ते चूरन लेके। अच्छा, अब मैं सामने ही वो मुबारक से, मैं TV आपको पता है ना एबट रोड पे, अब मैं चूरन ढूंढने निकला, वहाँ पे चूरन मिल गया। वहाँ बाहर ही सामने एक बैठा हुआ था, उसने मुझे चूरन दिया, मैंने उसको उसमें लिफाफे में या उसमें डाल के पुड़ी उनके सामने रख दी। वो पैनल पे स्टैंड बाय कैमरा 1 कट टू 1, स्टैंड बाय कैमरा 2 कट टू 2। उनका ये एक टर्मिनोलॉजी मेरे लिए बहुत नई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो एक औरत जो है वो शी इज़ इनफैक्ट कॉलिंग द शॉट्स, उसको हम कॉलिंग द शॉट्स कहते हैं। और उन्होंने कोई घंटे में वो ख़त्म किया, शी केम डाउन एंड शी लेफ्ट। उसके बाद फिर अख्तर वक़ार अज़ीम साहब वहाँ पे थे, प्रोग्राम्स मैनेजर, ज़मान अली ख़ान थे GM। तो ये हुआ कि पहला प्रोग्राम जो विच फेल इनटू माय लैप वाज सुखनवर वाज अ प्रोग्राम विद टॉप पोइट्स। उस वक्त जो, यानी अब तो हमने इफ्तिखार आरिफ साहब वगैरह का प्रोग्राम आपने देखा, मैंने भी किया था किश्वर आपा का। उस वक्त थे फैज़ साहब, उस वक्त थे सूफ़ी साहब, उस वक्त थे नून मीम राशिद, उनके अदा जाफरी थी। तो जो पहला प्रोग्राम अथर नफीस का मुझे वो मिला, तो मैं स्टूडियो में, हमारे कंपोज़र आए हुए थे, तो फरीदा खानम की रिकॉर्डिंग। अच्छा, फरीदा जी का स्टाइल है कि साड़ी कॉरिडोर में से हमिंग करती हुई, चाबियां घुमाती हुई गाड़ी बड़ी तेज़ चलाती थी। आई जल्दी से, हाँ जी 10 की ट्यून है। अच्छा, अब उन्होंने मास्टर मंजूर ने ट्यून बताई, हाय बड़ी ठंडी है। अच्छा, उसने कहा जी बीबी मैं एदेज कितने पावा हीटर देंगे, बड़ी चंगी है। अच्छा, अब वो देखिए कितना अच्छा शेर है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चूँकि पोइट्री का बड़ा शौक था। एक आग गमे तन्हाई की जो सारे बदन में फैल गई, जब जिस्म सारा जलता हो फिर दामन दिल को बचाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरती से अदा किया फरीदा जी ने, हालांकि उनको वो ट्यून इतनी पसंद नहीं आ रही थी, कहती ठंडी है, मगर चूँकि कल नेक्स्ट प्रोग्राम चलना था तो शी हैड टू सिंग and it became absolutely marvelous because फरीदा जी मुझे ये एक दफ़ा कहने लगी कि देखो हमारे उस्ताद उस्ताद आशिक अली ख़ान ने, पटियाला घराना से उनका ताल्लुक़ है, और इनकी बड़ी बहन मुख्तार बेगम, तो उन्होंने कहा 10 साल लगाए थे मेरा बेस, ये जो बहलावे में नीचे लेती हूँ ना, और आड़ी गायकी ऑफ बीट गाती हैं फरीदा जी, तो ये किसी और के बस की बात है ही नहीं। फरीदा जैसी खानुम जैसा कोई गा नहीं सकता। अभी तक कोशिश कईयों ने किया कि TV पे फ्लॉप हो गया, गाना भी नहीं चाहिए। देखिए आशा जैसी इतनी बड़ी सिंगर उन्हें आज जाने की जिद ना करूं किया, नहीं गा सकते। उनका एक अंग है, क्लासिकल अंग है, गज़ल की क्वीन है। इस मुल्क में मैं आपको ये बताता चलूं कि हम कितने लकी हैं, सब कॉन्टिनेंट में इंडिया भी उस लिस्ट में नहीं आता जिसमें पाकिस्तान आता है। 10 क्वींस, रूलिंग क्वींस इन म्यूजिक। रोशन आरा बेगम फर्स्ट, मलका मौसीकी मैडम नूर जहां मेलोडी क्वीन, तीसरी मलका गज़ल फरीदा खानम, चौथी मलका गज़ल इकबाल बानो, पांचवी सूफ़ी क्वीन आबदा परवीन, फिर सहरा की मलका ऑफ डेजर्ट रेशमा, फिर कोसार की मलका जरसांग। क्या कमी है इस मुल्क में, we are blessed। और उसी तरह किंग्स में अमानत अली खान पटियाला घराना का बादशाह किंग, उसके बाद सलामत अली खान शाम 84 के, उनके बहुत बड़ा नाम। अच्छा, इसी तरह बाकी भी शगन साहब वो अपने गवालियर घराने के टॉप के जी। फिर उसके बाद आ जाए किंग ऑफ किंग्स ऑफ गज़ल मेहदी हसन, गुलाम अली। अब आप बताइए किंग ऑफ किंग्स ऑफ कवाली नुसरत फ़तेह अली खान। अब राहत है। अब ये देखिए कि ये लोग वो हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक में जाके, और जहाँ पे मिलते हैं उनको बड़े बड़े इनाम, वहाँ जाके उन्होंने किया अपना फ़न का इजहार किया। तो इस मुल्क में तो मैं तो बड़ा खुश हूँ, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था, जैसे मैंने भी बताया, असलम अज़हर साहब थे,
असलम अजहर इंटरव्यू कैसे लेते थे, मुझे तो शुएब साहब लेके गए हुए थे, मेरा स्टूडेंट है गए असलम तो ये ही इज़ वर्किंग विद अस, जी ओके, इतना नहीं ज़्यादा पूछा। अब वो क्या कैसे करते थे, पाइप पी रहे होते थे, हाँ जी आप, जी मेरा नाम मुनीज़ा फैज़, आप क्या करते हैं, जी मैं अभी कनेट कॉलेज में मैंने BA कैम इंटरव्यू चल रहा है, उनका इंटरव्यू। अच्छा। आपके वालिद जी फैज़ अहमद फैज़, अच्छा और से उन्होंने चेहरे को देखा, सिग्नेचर डन हो गया। आप कौन है जी, मैं कमल हमीद। आपके वालिद जी, वालिद नहीं वालिदा मोहनी हमीद, कमल नसीब जो अब है, हो गया। अच्छा उसके बाद आप कौन है जी, मैं शमीम अहमद, अब जो शमीम हिलाली हैं वो भी प्रोड्यूसर के लिए आई थी। आप कहाँ जी, मैं कनेट, सब कनेट को पूरा ग्रुप कनेट कॉलेज का 64 का 67 का वो पूरा टेलीविज़न में आ चुका था। अब आप सोचिए कितना, यानी उस ज़माने में, यानी जितने नाम मैं अभी आपको लूँगा आप हैरान होंगी कि अब तो एक भी नज़र नहीं आती खातून। मुनीज़ा हाशमी, साहिरा काज़मी, उसके बाद राना शेरवानी, राना शेख जो हमारी MD भी लगी थी, पहली डायरेक्टर ड्रामे की, फीमेल डायरेक्टर पहली 60s की बात कर रहा हूं मैं। और बड़े अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रामे किए। दूसरा आदमी उस्मान पीरज़ादा को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा उसके बाद फिर शीरीं पाशा डॉक्यूमेंट्री की बेहतरीन प्रोड्यूसर, तनवीर मसूद। अब आप बताइए कि ये ख़वातीन जो हैं दे वर लाइक मैन, मतलब उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि ये ख़वातीन है। अच्छा झाड़ू भी, सायरा काज़मी, देखिए मैं टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, जनरल की बेटी हैं। उसके बाद क्या होता था रात को, अच्छा मेरी एडिटिंग हो रही होती थी और सायरा की रिकॉर्डिंग होती थी नाइट में, क्योंकि ड्रामा लेट नाइट शुरू होता था। तो ये 12 बजे जब वो सारे सिगरेट पी के फेंकते थे सेट के ऊपर, जिस अब मैं बैठे हुए ना तो वो यहाँ पे फेंकेंगे, अब वहाँ पे जनरेटर तो कोई होगा नहीं 12 बजे, सायरा झाड़ू उठाती थी और सारा झाड़ू खुद ही से करती थी वो अपने सेट पे, खुद से। हाँ अपने सेट पे, क्योंकि अब देखिए ना सिगरेट गिरे में या मिट्टी पड़ी तो वो तो फिर बेइज्जती हो जाती है, एस्थेटिक्स तो उनमें है। उसने झाड़ू देना, कस के पोनी टेल बांधनी, हेडफोन ऊपर से पहनना और स्टैंड बाय, और उसकी आवाज़ इतनी थी उनको सब साहब जी कहते थे, कैमरामैन और लाइट में यूँ करके सलूट मार के साहब जी। अच्छा मैंने पीछे पूछा मुनीज़ा से, मैंने कहा जी मैडम ये बताइए उस ज़माने में मेल वो होती थी अपना शोविनिज़म या जो भी हैरेसमेंट, कहती तुम हमारी शक्लें नहीं देख रहे, हम चपेड़ मार देते होते थे उस ज़माने में, मतलब अब मैं अच्छी लगूंगी रोती हुई GM के पास जाऊं कि जी इसने मुझे छेड़ा यानी कई नाम भी लिए हमने मजाक में, मुझे वी जस्ट लाफ। तो इस तरह के लोग, अब शीरीं पाशा के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये मेरे सारे कोलीग्स हम एक ही कमरे में बैठा करते थे। मज़े की बात ये थी कि शीरीं जो थी वो पहले इतनी सी उसका कद है, छोटी सी वो है, डॉक्यूमेंट्री। अच्छा 81 में अवार्ड शुरू हुए तो शी वेंट टू चुलिस्तान, शी वाज द फर्स्ट वुमन टू गो, फिल्म मेकर, फर्स्ट फिल्म मेकर हमारी टेलीविज़न की जिसने 35 मिलीमीटर पे चुलिस्तान फिल्म कलर में बनाई। 35 दिन वो चुलिस्तान में रही और उसने मस्जिद में, अब आप देखिए एक कोस्टर था, कोस्टर में सारे जो हमारे क्रू के लोग थे, कैमरामैन वो सोते थे, शीरीं ने अपने वो उठानी सफ़, एक छोटी सी मस्जिद थी उसमें जाकर सो गया। अब अगर ये बातें अब बताई जाएं तो वो तो कहेंगे हमें कैरावैन दें। अब की जो प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स होंगी वो इस किस्म की मांगती हैं ना, उस वक्त ऐसी चीज़ें नहीं, सेपरेट गाड़ी हो, हाँ। प्रॉपर। अब देखिए जब मैंने TV ज्वाइन किया मेरी तनख्वाह थी 1260। तरन्नुम मुझे, अच्छा अब मुझे तरन्नुम प्रोग्राम मिल, पहले मैंने दास्तान गो किए, फिर सुखनवर किया, दास्तान गो बहुत अच्छा गया था, आंटी हिजाब, ये जितनी राइटर्स होती थी ना फीमेल और मेल, उनका नॉवलिस्ट वगैरह। सर मैंने ये भी सुना है कि जब आपने ज्वाइन किया तो विद इन 6 मंथ्स आपकी प्रमोशन हो गई और आप उसमें आ गए और लोग बड़े हैरान भी हुए। देखिए किस्मत ऐसी लड़ी हुई थी कि जब मैंने ये किया तो फरीदा जी ने बहुत तारीफ़ की मैडम नूरजहां के पास घर में। एक दिन हम वहाँ बैठे रहे थे तो मैडम आई तो उन्होंने कहा जी बीबी ये बड़ा चंगा प्रोड्यूसर बने आए हैं, इतना ज़रूर काम करना। अच्छा अब जब 9 की बात है तो वहाँ पे कमर आफ्ताब साहब GM थे, उन्होंने मुझे बुलाया, सर देखो तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं यहाँ पे सारे ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, सायरा काज़मी है, यावर हयात है, मैं खुद हूँ, कमर आफ्ताब, मोहम्मद निसार हुसैन है, अब नुसरत ठाकुर हैं और उसके बाद शहजाद खलील हैं, 7 नाम तो मैंने अभी ले दिए। देखो मुझे कैसे याद था। तो मैं एग्जैक्टली यही सोच रही कि आपकी माशाल्लाह मेमोरी कितनी जबरदस्त है। हम तो अभी 5 मिनट पहले के नाम भूल जाते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह मेमोरी भी बहुत अच्छी है और आपका जो एक्सपीरियंस या जो आपकी जर्नी रही है, मुझे तो लगता है सर आपको एक किताब लिखनी चाहिए। अच्छा चलें आप लिखें, मैं बोलता अच्छा वैसे सर बिल्कुल सर अगर ये शर्फ बिल्कुल।
अच्छा उसके बाद सर एक चीज़ और बताइएगा ज़रा कि ये जो जितना भी आपकी जो जर्नी रही है इसमें खाने पीने का क्या था? बहुत अभी बताऊंगा पहले ज़रा सा ये बता दूं कि कैसे मैंने म्यूज़िक लिया। तो कंवर आफ्ताब ने कहा तुम एक टिप दो। मैंने कहा जी क्या? मैं तो उस वक्त तो यानी जवान इंसान होता है तो दीवार पे मुक्का मार के मैं दीवार तोड़ देता था। अच्छा किसी से मिलना हो ना, ये तो हमारे टेलीविज़न के प्रोड्यूसर्स जो हैं घबराते हैं, यानी वो अगर उन्होंने लैला ज़ुबैरी से भी बात करनी तो वो घबराएंगे। मैं तो धड़ दरवाज़ा खोल के अंदर, अच्छा जी अब ये हुआ कि इसे म्यूज़िक कर लो। मैंने कहा जी दे दो। उन्होंने सेकुलर निकाला कंवर आफ्ताब ने, और अगले वीक जो हमारी वीकली मीटिंग उसमें अनाउंस किया जी अक्टूबर से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं तरन्नुम। अच्छा मैं एकदम चौंका, किसी ने बात की है तो। और 7:30 बजे तरन्नुम लगेगा और 8 बजे वारिस ड्रामा। अब आप सोचिए कितना एक प्राइम नहीं, नाम वारिस का नाम तो सड़कें खाली हो जाती थी। 7:30 बजे से तरन्नुम जब शुरू होता तो सड़कें खाली हो जाती थी। अच्छा अब फ़ारूक बशीर मेरे साथ ही थे, ये बस असिस्टिंग में। तो मैंने कहा फ़ारूक यार चलो फ़ौरन, अब तो बेइज्जती हो जाएगी। इन्होंने लॉन्च भी कर दिया अक्टूबर से, मैडम के घर चलते। फ़ोन करके हम चले गए। अच्छा अब हम उनके घर एंटर हुए तो उनका घर जो लाउंज था ना, इट वॉज टेकन फ्रॉम अ पुरानी जो फिल्में नहीं होती थी अंदाज और दीदार, ह्यूज लाउंज विद मैडम के बड़े बड़े वो लगे हुए ब्लैक एंड वाइट, उनके बेटे अकबर ने बनाए हुए थे, बड़े अच्छे ब्लोअप। और उसके बाद ब्लोअप्स थे। उसके बाद 2 म्यूजिशियन बैठे हुए थे, बाबा जी उनके उस्ताद और मन्नू भाई। वो उस टाइम का रात का वक्त था, वो राग बजा रहे थे। तो मैंने पूछा क्यों? कहते जी मैडम का फरमान है कि इस घर में 24 घंटे म्यूजिक बजता रहे। जिस दिन यहाँ म्यूजिक खत्म होगा समझो नूरजहां मर गई। अच्छा ये उनका फर्म। अच्छा वो देखिए मैडम उनके पास आके रियाज नहीं करती थी। मैडम ऊपर मेकअप कर रही हैं या खाना पका रही हैं, आवाज़ उनको जा रही है और उस टाइम का राग चल रहा है, यानी शाम का वक्त है तो एमन, तो मैडम डोई फेर रही हैं और साथ साथ रियाज करती हैं। ये ऐसे लोग थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद आई हैं वो कोई 20-25 मिनट, हमने चाय भी पी ली, मैं और फ़ारूक बैठे हुए तो ऊपर से छन 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 वही स्टाइल फरीदा जी का, पाजेबे और डायमंड्स, वाइट साड़ी आके ना वो सीधी हस्ती में आई जिस तरह आप बैठी ना सामने, उनकी एक थ्रोन लाइक चेयर जैसा लगता था क्वीन बैठ गई, एंड शी लुक लाइक ए क्वीन, बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आके कहते जी फन। तो अब उनका काम है देखना, यूं करके बात करके, जब मैं बात कर रहा हूँ ना मेरी आंखों में देखना। अच्छा अब मैं आगे बताऊंगा आंखों में क्यों देखा जाता है, दिल से क्यों नहीं बात होती। तो कहती हैं कि अच्छा क्या देंगे, तोरमे की दोगे? मैंने कहा जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट में टाइप करके ले गया था। आपको पता है हमारी फ़ीस कितनी भयानक होती है, फ़ीस स्ट्रक्चर ही ब्लैक बुक इसको हम कहते हैं। 500 रुपये पर सॉन्ग, 4 गाने 3000 500, चूँकि उनको प्राइड परफॉर्मेंस मिला हुआ था, पहली प्राइड परफॉर्मेंस मैडम को 1965 की जंग पे प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान ने उनको दिया था, तो वो 500 वो मिले। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने यूँ देखा कॉन्ट्रैक्ट, अरे इधर रिश्ते मेरे लिपस्टिक भी नहीं आती ख्वाजा जी की कर दे। मैं तो 18,000 रुपये गाने के ले रही हूँ, पंजाबी गाने बहुत, अंजुमन के आपको पता सारे गाने, लुड्डी है जमालो से लेके तू आना, बहुत ज़बरदस्त गाने थे, झांझरिया पहना दो, सब वो राइज थे वो गाने। तो कहती हैं कि ये तो बहुत कम है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इधर रखा, बागे गप्पे मार दी। उसके बाद कहती हैं कि क्या होगा प्रोग्राम? मैंने कहा जी 2 गज़लें, कौन करेगा? मैंने कहा नज़र साहब, नज़र साहब, हाँ वो तो बहुत गुनी आदमी, और 2 बाकी। मैंने कहा जी एक उर्दू की पुरानी और एक जो है वो आपकी पंजाबी गाना जो लेटेस्ट। ये तो बड़ा अच्छा, नाम क्या होगा? मैंने कहा जी तरन्नुम, ये भी नाम अच्छा है। हर चीज़ पे वो अच्छा करती जाती है। साइन नहीं करी कॉन्ट्रैक्ट। खैर अब हम उठने लगे तो कहती किधर है कॉन्ट्रैक्ट, ला के उन्होंने साइन। अब इट वाज लाइक विनिंग अ लॉटरी। हाँ। आप सोचिए नूरजहां ने कभी जिंदगी में प्रोग्राम नहीं किया, वो मान गई 13 एपिसोड्स के लिए, जिसमें के 4-4 गाने हर एपिसोड में। तो फिर कहती है अच्छा मैं अगले हफ्ते आऊँगी टेस्ट टेक के लिए, अगर एक शर्त है आपके साथ कि अगर मैं ना अच्छा हुआ मेरी वीडियो, मैं उसी वक्त चली जाऊँगा, मैं फिर नहीं आऊँगी, ये आपको मैं बता दूँ। तो आ गई, आई और मैंने रिकॉर्डिंग की। इसी तरह कैमरास थे, कैमरामैन खड़े हुए थे, हेडफोन, थोड़ी सी टेस्ट टेक दी, उसका कलर आ गया था, बड़ा मॉनिटर अपने सामने रखा, एंड उन्होंने देखा, मैं नीचे उतरा, उनका चेहरा मुझे नज़र आ गया कि शी इज़ इन अ बैड टेम्पर। तो उन्होंने कहा कि खाई साहब आपके कैमरामैन किधर है? उन सबको बुलाया, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। तो कहती हैं कि नबी अहमद साहब के आप शागिर्द हैं? वो बहुत बड़े कैमरामैन थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, 1952 में जब मैंने वो फिल्म बनाई है जिसको मैंने डायरेक्ट भी किया था, चनवे, उसमें वो 3rd असिस्टेंट होते थे।
और हाँ देखिए, तो मुझे कोई बेवकूफ़ बना सकता है? मैं आपको अपने बारे में बताते चलूँ, मैं वो सिंगर हूँ जिसने नौशाद के साथ काम किया, जिसने मदर इंडिया और मुग़ल आज़म में म्यूज़िक किया। मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने महबूब खान के साथ, जिसने मदर इंडिया बनाए, उसके साथ अनमोल घड़ी में काम किया। मैं वो एक्ट्रेस हूँ जिसने फरीदुन ईरानी, जो पहला पारसी कैमरा, उसके साथ काम किया। मुझे कोई बेवकूफ़ बना सकता है? आप मेरी डबल चिन है, आपको नज़र नहीं आए? आपने अब खुद ही खड़ी होकर ना लाइट में, इधर से बांडोर बंद करें, यहाँ शेड दें चिन के नीचे, खुद ब खुद दे रही हैं। अच्छा, अब इधर से बेबी लाइट दें, मेरे सिर्फ पीछे, हाँ ये जो वाइट ये लाइट होती है बाउंस, ये पीछे से मेरे ऊंचा और ऊंचा करें, सिर्फ बालों को हाईलाइट करें। एक अब सिर्फ साड़ी के लिए मेरी खुद ही डायरेक्शंस देने लगी, लाइट पूरी घर से तय करके आई थी, आज सब कुछ मैं करना है। अच्छा, उसके बाद जब वो सब कुछ हो गया तो अब कहती है एक बेबी, खाई साहब एक बेबी लाइट दे जो सिर्फ मेरे यहाँ आईज पे आए। तो मैंने कहा कि बेबी लाइट क्यों? कहती है कि आज मेरा बड़ा दिल कर रहे से तानू दिल बड़ा तानू गुस्सा चाड़े से गाना कढनो, मगर मेरे चूंकि दिल में रहेगी बात आपको नजर नहीं आई। अगर मेरी आप आंखों में आंखें डाल के देखें ना तो रूह की गहराई, यानी आइज ऑफ विंडो टू द सोल, उनका ये मकसद था। वो कैसे हुआ? अब वो जब बेबी लगी लाइट और वो गाना था चलो अच्छा हो तुम भूल गए, तो उन्होंने मुझे कहा खाई साहब आखिरी जो लाइन है ना ये दोबारा ज़रा कर लीजिएगा क्लोजअप। अच्छा, मैं ऊपर जाकर हेडफोन पहना तो उधर गई, उन्होंने ग्लिसरीन लगाई, एक्ट्रेस थी, आके खड़ी हो गई। अब ये देखें ना, आप समझे आप हैं लाइट, छोटी बेबी, अब यहाँ से गाती चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, चलो अच्छा। अब लाइट में पूरा देख के ना, अब आईज जब उन्होंने झुकाई नहीं, वरना तो आंसू निकल आएंगे ना, आईज ग्लेजी थी, तो लोगों ने ओए मुर्जा रोई इस गाने। सोचिए उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि आंखें जो है ना दे आर विंडो टू द सोल। तो मेरे ख्याल इस वक्त मैडम का कोई गाना लगा दिया जाए तो ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल लगाया जाए। लेकिन जो आप बता रहे हो हम इमेजिन कर रहे हैं उसको, मुझे लग रहा है जैसे मैं वहाँ मौजूद हूँ। सो मैं ये सोचूं कि कितनी माशाल्लाह पावरफुल लेडी थी वो, लाइक उनको एक एक चीज़ के बारे में इल्म था, उन्हें मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि वो एक दफ़ा तय कर लेना, यानी अगर उन्होंने तय कर लिया मैंने नजम के साथ काम करना है, तो वो मरते दम तक आपका साथ देंगे। बिल्कुल। अब जो है ना हम सीधा चलते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे। हमारा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज एंड लेडीज एंड जेंटलमैन। आपको पता है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं ख्वाजा नजमुल हसन साहब हैं, और इतनी मज़ेदार और गुफ्तगू हो रही है। हमें ये जानने को मिला कि मैडम नूर जहाँ जो है उनके घर का माहौल क्या होता था, और सच में अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों उन्हें क्वीन ऑफ म्यूजिक, क्वीन ऑफ हार्ट्स कहा जाता है। वो सिर्फ घर, मतलब वो म्यूजिक की क्वीन नहीं, मुझे लगता है वो घर की भी क्वीन थी, वो दिल की भी क्वीन थी वो। और दूसरी चीज जो मैंने आपसे शुरू में कही थी कि जो सर का अंदाज़े बयां है, हम खो नहीं गए, हम खुद समीना पीरज़ादा साहिबा जैसी बन गए थे, यूं करके बैठ गए थे और आप बस कहते जाएं और हम सुनते जाएं। इतनी मजेदार है सोनिया कि हमने ये किसी की जुबान से सुनी नहीं है, और ये अच्छी बात है कि आज पूरे पाकिस्तान को मालूम पड़ा है, जानने को मिल रहा है। सर एक कुछ सवालात हैं जो मेरे दिल में भी पहले कि हम डिस्कस करें, जो सेकंड क्वीन की हम बात कर रहे थे, पहले तो मैं जानना आपको ये मालूम कराना चाहता हूँ कि आपका जो है एक बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है। हमें भी यहाँ पे बड़े हौसले दे के बिठाया गया है कि कुछ नहीं होता चले जाओ, हमें मना के यहाँ बिठाया गया। तो कोई आपकी ज़िंदगी में जब आप इस फील्ड में आए और आपने पीटीवी को ज्वाइन किया, आपके सामने कोई ऐसी शख्सियत थी जिनको आप देख के घबरा जाते थे? ख्वाजा साहब जिनको देख के घबरा जाते? असलम साहब नहीं, देखिए हम वी यूज्ड टू वॉच देम फ्रॉम अ वेरी लो एंगल, दे वर लाइक डेमीगॉड्स टू अस, यू सी। मगर घबराना, रोना या वो नहीं करना, क्योंकि सारे जितनी भी मैं बता रहा हूँ, मुनीज़ा है ये वो, सारी खड़ी होकर बात कर, असलम यू आर नॉट, ये गलत है। राना बाकायदा लड़ती होती थी असलम अजहर साहब से और वो हंसते। अच्छा, उन्होंने सबको मीज़ू कहना, अच्छा उसको छीमी कहना, सलीमा हाशमी को शमीमों को शमीमों कह, इसी देखिए कितना अच्छा लगता है। एक चेयरमैन या एमडी जो है वो इस तरह बात कर रहा हो या नजम कह रहा हो तो कितना अच्छा लगेगा ना। आप एकदम मोम हो जाएंगे उसके सामने, जो कहेगा आप वो काम करेंगे। देखिए असलम साहब का फरमान होता था कि हर महीने आपने एक फोक सिंगर इस मुल्क में पैदा करना। हर महीने find somebody, go to hell, go anywhere and find me some। ये आप लोगों से वो कहते जी, आरिफ लोहार तक हम ढूंढते ही रहे। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि दूसरी क्वीन जो थी वो फरीदा खान, गज़ल की क्वीन। अच्छा, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि उन जैसा गाना कोई गा नहीं सकता। उनको एक तो आ जाना, उन्होंने मेरे कमरे में और फ़ारूक के साथ बैठ के गप्पे मारनी। अच्छा, सबसे ज़्यादा उनको शौक़ था खाने का।
किस जगह लस्सी सबसे अच्छी मिलती है, वो ख्वाजा जी वो बड़ी चंगी लस्सी उस जगह ते उत्थे चलने हैं। अच्छा मैंने कहा जी कहाँ पे? वो इरम सिनेमा दे कोल है ना, फिरोजपुर रोड पे। हम गए, नई लस्सी की दुकान थी। अच्छा फिर गवाल मंडी चलते हैं, वहाँ पेड़ों की लस्सी मिलती है। फरीदा जी अब सोचे एक गज़ल गाने वाली जिसको गले का इतना हो, उन्होंने कभी इस चीज़ की परवाह नहीं की। एक दिन मैं और फ़ारूक, इनकी रिकॉर्डिंग थी, हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे, तो बाहर से चौकीदार है कि जी फरीदा जी कह रही गाड़ी में बैठी, कह रहे आप दोनों आ जाएं मेरे साथ चलें। अच्छा अब उन्होंने गाड़ी में बिठाया और तेज़ी से गाड़ी इतनी तेज़ चलाती थी, हमिंग करती हुई वो हमें ले गई फोर्ट रोड पे। अच्छा फोर्ट रोड पे उस्ताद दामन साहब का कहती थी, उन्होंने मुझे मिले थे, उन्होंने कहा है उस्ताद दामन ने कि तेरे हाथ का मैंने मटर कीमा बहुत दिन हो गए नहीं खाया, आज मैं बना के लाई हूँ। आज बूट में उन्होंने गाड़ी की हर चीज़, रोटियाँ, वो प्लेटें, सब कुछ। अब हम पहुँचे वहाँ पे फोर्ट रोड पे, अगर आप कभी गए, अब फूड स्ट्रीट है, उसके इस तरफ को सामने घोड़ों का अस्तबल था और सामने एक छोटी सी कोठरी थी शाह हुसैन की, जिसमें उस्ताद दामन रहा करते थे। और इतना सा कमरा, उसमें किताबों से वो भरा हुआ, और ज़मीन पे उन्होंने कारपेट बिछाया हुआ, साइड पे एक गद्दा जिस पे वो सोते थे। ये कुल कायनात थी। बड़े बड़े लोग वहाँ पे मिलने आते थे, फैज़ अहमद फैज़ जैसे लोग वहाँ पे मिलने आते थे। ये भी बताता चलो 52 में 1952 में उन्होंने एक फिल्म के लिए, चनवे मैडम नूरजहां के लिए, तेरे मुखड़े दा काला काला तिल, वो सख्त गाया था, वे मुंडिया सियालकोटिया, ये वाला ये उन्होंने लिखा है। तो वहाँ पे हम गए, छोटी सी बाहर कोर्टयार्ड था, उन्होंने खुद झाड़ू दिया। फरीदा जी ने कहीं से मेज़ ढूंढ के लाई, उस पर अखबार रखा, बूट में से चीज़ें निकाली और फिर कुर्सियाँ ढूंढी, फिर उस्ताद जी को बुलाया। उस्ताद दामन बहुत ही मज़े का, अगर आपने उनकी शेर नहीं पढ़ा, खाई जाओ तो खाई जाओ, बड़ा मज़े का। अच्छा अब वो आए, उनके आंखों में पहली मरतबा मैंने आंसू देखे जो फरीदा जी निवाले तोड़ तोड़ के उनके मुंह में डाल रही थी, तो वो बड़े ऑब्लाइज हुए। तो आंसुओं से कहते, फरीदा तेरे वास्ते में बड़ी अच्छी चीज़ में फिल्म बना रहे हैं, जट मिर्ज़ा ते उदे अंजुमन हैगी ते की हैगा दसो उस्ताद जी की बोलने। उसने कहा मैं जट्टी पंज दरियावां दी मेरे लहरां वर्गे वाल। ओए तो कितना अच्छी सोच है, यानी 5 दरियाओं की जो जट्टी होगी तो उसके लहरों वाले बाल ही होंगे ना, दरिया के लहर, कितनी अच्छी देखें बात। अब वो गाना तो कहता तू गा दे। उसने कहा नहीं है तो बीबी जी को करा, बीबी का मतलब मैडम नूरजहां, गाया तो उन्होंने ही मैडम ने। अच्छा अब ये था कि उनके जो निवाले थे वो काम कर गए और खाने का उनको बहुत शौक था। अब बताइए तो खाने का आपको कितना शौक है? बहुत ज़्यादा। अच्छा सर, मैंने एक बात नोटिस की है, हमारे पास अब तक जितने लोग जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो आए हैं गाने वाले, या आप भी उसी फील्ड से आपका ताल्लुक है, ये सारे लोग खाने के बहुत शौकीन और बनाने की भी, घर से लेके आते थे हमारे कमरे में। रूम नंबर 111 लाहौर में मैं और फ़ारूक हम एक ही कमरा शेयर करते थे, और हमें कंवर साहब कहते थे अब सीनियर हो गए, अलग-अलग कमर। हमने कहा जी सब ने यहीं आके बैठना है। नूरजहां भी यहीं आती, फरीदा खानम, मलका पुखराज। 9 बजते थे, धाड़ दरवाज़ा वो आ जाती थी मलका पुखराज, चल नजम चलिए। वो आई, अपना क्या नाम है, एक्ट्रेस होती थी पुरानी बेचारी, बड़े बुरे हालात है, मीना शोरी, उसको कुछ पैसे देने थे। इमदाद भी ये लोग बड़ी करते हैं, छुपा के बताते नहीं, तो वहाँ पे हम चले जाते। अच्छा इतनी सैरें की, क्योंकि गाड़ियाँ हमारे पास होती नहीं थी, इनके पास गाड़ियाँ होती थी सबके पास। तो आएंगी शोफा खुद चला, खुद देखें कितने बड़ा शौक है इनको। फरीदा जी भी मैडम नूरजहां की गाड़ी खुद चला। तो कुछ खाने की बात हो जाए तो हाँ, आपका अपना कितना टेस्ट डेवलप है, लाइक स्पाइसी फूड पसंद करते हैं कैसा, या कभी खुद बनाया? वक्त के साथ चेंज होता जाता है। कीमा मटर जिस तरह अभी उन्होंने बताया, हलीम बहुत पसंद है मुझे, बिरयानी बहुत पसंद है। आपका खुद कभी बनाने का इत्तेफाक हुआ? मेरी बेगम बहुत अच्छी कुक है। बस इतना ही, बस इतना ही। वो बहुत अच्छा बनाती है, सर खाना एंजॉय करते हैं। आप देखिए मेरा वजन भी नहीं बढ़ा हुआ, वेरी पर्टिकुलर। लेकिन मैं जमीन पे नहीं बैठता, मैं चलता रहता हूँ। मैंने छोटी सी कॉफ़ी भी बनानी हो ना, असल में आई एम वेरी लकी। जिस जगह मुझे भेजा गया ना 80s में, आई वॉज द लकीस्ट पर्सन। मुझे सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए 2 साल हिलवर्सम एम्स्टरडैम भेजा प्रोडक्शन, फिर NHK टोक्यो भेजा, फिर ट्रेनर्स ट्रेनिंग ड्रू मैकडैनियल ओहायो यूनिवर्सिटी भेजा गया। उससे मेरा कॉन्सेप्ट, फिर आई बिकेम अ ट्रेनर। 10 years मैं और शुएब मंसूर एक ही कमरे में थे, और पहला बैच जब आया कमल मसूद वगैरह का, हमने सारे फेल कर दिए शुएब ने। तो उसने कहा ये तो नहीं हो सकता कि एकेडमी में आप लोग आए और सबको फेल। उसने कहा जी जब हमसे पूछ के आपने लिए थे ये लोग, शुएब ने ये कहा, तो हमसे जब पूछा ही नहीं था तो फेल तो हमने करना था। तो बहरहाल जो कुछ भी हुआ, वो शुएब और हम बड़े इस मामले में स्ट्रिक्ट, पर्टिकुलर थे आपने बहुत से।
तो सर ये मुझे बताएं कि ये जो अभी भी आपके अंदर एक एम्बिशन है और ये काम करने का जो शौक है और इसके साथ एक आपका रुझान भी है और अभी तक आप जिस तरह से करते हैं हम भी नहीं कर पाते, तो व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाट इज करंटली ड्राइविंग? ये आप में एक इनर मेरे जीन्स में है ये चीज़। अच्छा। बिकॉज बेसिकली आई एम फ्रॉम श्रीनगर, हम पहाड़ी हैं, मेरी वालदा शिमले की हैं जो 12,000 फुट की बुलंदी पे है। तो मैं 5वें फ्लोर पे, तारिक नदीम यहाँ बैठे हुए और मैं कैमरामैन मेरे साथ जब गए, हम आई वेंट टू लाहौर अभी पीछे 2 साल हुए, तो मैंने करना था एक सारंगी पे एक प्रोग्राम, इट्स अ डाइंग इंस्ट्रूमेंट। तो आई वेंट टू NCA। अच्छा, अब वहाँ पे सरवत जो हैं बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं और वहाँ पे पढ़ाते भी थे। तो मैं सीढ़ियाँ, वहाँ लिफ्ट तो है ही नहीं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ा तो 5वें फ्लोर पे, तो मेरा जो कैमरामैन था मैंने कहा भी मर जाएगा। और तारिक नदीम साहब का क्या हाल था? तारिक साहब नीचे बैठे हुए, अच्छा, वो नीचे उसमें बैठे हुए थे जो है ना ओक ट्री के नीचे, उन्हें क्या गाने का वो पहले गिव अप करके नीचे बैठ गए। लेकिन माशाल्लाह से जो सर की एनर्जी वो नज़र आ रही है, और जो खाने पीने की बात सर ने की है, वैसे मेरे लिए बड़ी ये सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मुझे लगता था जो खाने पीने के लोग हैं वो बड़ा ही खाने को लेके एक्साइटेड होते हैं, बल्कि और अच्छा, मेरे में बनाना भी बड़ा एक अच्छा जो जानते खूबी है ना हैं जो किसी में नहीं है, मेरी उम्र का कोई दोस्त ही नहीं है। कैन यू इमेजिन? Really? अल्लाह की मेरा ये दोस्त है। आप रखते नहीं अपनी उम्र के, या वो नहीं खुद ब खुद देखिए, बेसिकली मैं ट्रेनर हूँ ना, तो यंग आते हैं ना सारे स्टूडेंट्स। अब जैसे ना तुम हो तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा, आपके पहले आपके जो मामू थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, वो बूढ़े हो गए, मैंने अच्छा, उनको घुमाने के वो भी जवान है। अच्छा नहीं, उन्हें कहना आप बूढ़े हो चुके हैं, आप जवान हो, तो इसलिए ये भी बात आज सेटल हो चुकी। हाँ, अच्छा, आपका एक कनेक्शन हमेशा से रहा है, आज भी आप म्यूजिकल। अच्छा फर्स्ट ये बताएं, अल्लाह ने मुझे एक बड़ी चीज दी है जिसको सिक्स सेंस कहेंगे वो। अब मैंने एक आइडिया दिया अभी आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर, आई जस्ट टुक द, उन्होंने कहा जी कुछ करें, तो मैंने ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान, TTP। अच्छा, बहुत आसान है ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। मैंने कहाँ से लिया? आई स्टार्टेड फ्रॉम हुंजा। पुराना जो सी पैक, हाँ सिल्क रूट है ना, उस जमाने में देखें करेंसी तो कोई थी नहीं, चाइनीज आया करते थे, वो जो डबल, वो ड्रोमेड्री जिसको कहते हैं ना ऊँटों पे, वो ऊँट को ड्रोमेड्री कहते हैं, जिनके 2 कुहान होते हैं, उस पे आते थे। यहाँ से हुंजा से आके उन्होंने बार्टर सिस्टम पे सिल्क वहाँ से लेके आते थे, यहाँ से जो जो उनको चीज़ें चाहिए होती वो जाके लेके वापस चले जाते थे। और अभी तक वो सिल्क रूट है जहाँ से, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं इसको रिक्रिएट करूँगा वहाँ का। अच्छा, ये 60 मिनट का या 40 मिनट का एक प्रोग्राम पर एपिसोड होगा हुंजा का, जिसमें हुंजा का म्यूजिक होगा, म्यूजिक ऑफ द माउंटेन्स, आपने कभी सुना नहीं होगा। उसमें होगा वहाँ के खाने पकवान क्या होते हैं वहाँ। जी, अब देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी जो है माउंटेनरिंग की समीना बेग वो है, जिसको प्राइड परफॉर्मेंस, उसका इंटरव्यू करेंगे। सबसे पुराने 106 साल का एक हिस्टोरियन है, हु इज टेलिंग द स्टोरी दैट कुड बी री-विजुअलाइज्ड। इस तरह बड़ा मजे का, आई लव दैट प्रोग्राम, इसलिए कि वहाँ पे 2 म्यूजिक स्कूल्स हैं। कहीं किसी सूबे में 2 म्यूजिक स्कूल देखें जहाँ 100 लड़कियां सितार और वो सारंगी बजाएं। वाओ, ये तो हमें आज मालूम पड़ रहा है। बहुत अच्छा, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। अभी मैंने अनाउंस ही किया, मैंने प्रेजेंटेशन दी, अभी आपसे जिक्र भी कर रहा हूँ। तो कल से हुंजा, इसी यहीं पे स्टूडियो में हुंजा के लोगों को पता लगा, वो फौरन आ गए। अच्छा, फिर सिंगर्स आ गई यहाँ पे। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे ऑडियो करूँ, अगले महीने जाके 12 दिन का स्पेल है, 2 एपिसोड्स हुंजा पे, 2 गिलगित पे, 2 स्कर्दू पे, 2 कैलाश पे, और उस पे बहुत अच्छी बात है कि हमें भी जानने का मौका मिलेगा, जैसे आपने अभी बताई। लेकिन आपने जितनी भी बातें की उसमें से हमने सिर्फ खाने वाला जो है ना वो चुन लिया है। खाना भी होगा जी, खाने का पोर्शन हमने इसलिए चुना क्योंकि अब जो हमारा सेगमेंट आने वाला है वो है खाने का सेगमेंट, और वो है चस्के शेफ तौकीर के। हमारे साथ एक शेफ होते हैं और जी, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो पीसी में होते थे पहले। जी, और बड़ा काम मैंने उनके साथ किया, लवली पर्सन। तो फिर आपको पता ही होगा कि वो कितना गजब का खाना बनाते हैं, उनके हाथ में बहुत जायका उन्हें मेरा सलाम कहिए, और वो खा के जो भेजेंगे मैं खाऊंगा। अब हमारा गिला उनसे ये रहता है कि वो खा लेते हैं फिर हमें भेजते नहीं बनाने। मैंने तो वहाँ पे खा लेता होता था। ATV का जो दूसरा स्टूडियो था ना, उसको लाइव किया करते। तो फिर मेरे ख्याल से हम अपनी व्यूअर्स को ले चलते हैं शेफ तौकीर के जानिब और देखते हैं कि आज शेफ साहब क्या बनाने वाले हैं, और उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आइएगा, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। शुक्रिया सोनिया और मुस्तफ़ा।
अब हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी हमने दोबारा एक और चुनी है। ये चाइनीज़ रेसिपी है। मेरे साथ हैं शेफ़ आबदीन। आबदीन का तल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है और ये अपनी फील्ड के माहिर शेफ़ हैं। यहाँ जो हमने जो रेसिपी चुनी है वो भी हमने उसी हिसाब से कि घर में बनाते हुए आपको ज़्यादा से 15-20 मिनट में ये रेसिपी बन जाए। इसके 2-3 स्टेप्स हैं। आज की जो रेसिपी है उसका नाम है, मैं शेफ़ से पूछ लेता हूँ, वैसे है तो लेमन गार्लिक चिकन, लेकिन लेमन गार्लिक चिकन ये एक तो ये बड़ी पॉपुलर रेसिपी है, दूसरा ये कि इसको बनाने में बड़ी जल्दी से आपको घर में जो है आप इसको बना सकते हैं। 2-3 चीज़ें हैं इसके लिए। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस चिकन का कट हमने 300 ग्राम चिकन लिया आज की रेसिपी के लिए। और इसकी रेसिपी का अगर आप कैमरे को थोड़ा सा क्लोज करके दिखाएं, इससे बड़ी इसकी कट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको एंजॉय करना है तो ज़रूरी है कि इसको आप जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को आप क्रॉस कट करें, करने के बाद छोटे छोटे पीस जो लोग वो निकालें और इसके साथ फैट नहीं लगाना चाहिए। जो थोड़ा बहुत होता है ना चिकन का फैट, वो इसके साथ नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये है कि इसको हमने 300 ग्राम को छोटे क्यूब्स में जिसको बोलते हैं वो पीसेज में हमने इसको लिया। करने के बाद हमने इसको करना थोड़ा सा मैरिनेट करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसकी सॉस जो है वो तैयार करेंगे। फिर सॉस में जो हमने पहले से चिकन बनाया वो हम इस दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर ये जो डिश है हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए इसमें जो चीज़ें हमने डाली हैं आबदीन, वो हमने इसमें अंडे की जर्दी जी, 1 अंडे की जर्दी जी, चिकन पाउडर जी जी, मैदा है सफ़ेद जिसे हम वो बोलते हैं, रोटी वाला आटा नहीं, मैदा जिसे फाइन फ्लावर बोलते हैं। और 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बेसिकली बाइंडर है इसका। और साल्ट आपने अपनी मर्जी से डालना है। अगर घर में आप ज़्यादा इस्तेमाल करते तो ज़्यादा कर लें, और अगर कम करते तो फिर कम करें। करने के बाद इसको हाथ से आप अच्छी तरह से ना जरा नरम हाथ से कीजिएगा इसको मिक्स करने के लिए। ये है कि अगर आप सख्त हाथ लगाएंगे इसको तो इसका जो बोटी है ना चिकन की वो टूट जाती है। तो इसलिए हल्का हल्का प्यार मोहब्बत से जैसे ना आप बच्चे को हाथ लगाते हैं इस तरह से आपने इसको ट्रीट करना है। करने के बाद आप इसको जो है आप रख सकते हैं घर में। और ये करने के बाद हम इसको अभी फ्राई करेंगे, लेकिन ये है कि अगर आप चाहें तो आप इसको करके अपनी फ्रिज में रख लें, जब आपको इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ से निकालें। और अगले जो 2 स्टेप्स हैं वो आपने घर में करने हैं। इसके बाद आग या तो तेज़ हो, अगर आग चूल्हे पे कम आ रही है तो फिर ये कि आपका जो ऑयल है जिसमें हम बनाते हैं इसको, हम वेजिटेबल ऑयल में बनाते हैं इसको, वो ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि ये है कि जल्दी से बने। और बनने के बाद फिर हम इसको निकालेंगे। अब आप देख रहे हैं, और हर जो हम शो करते हैं इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके बाद फिर इसी रेसिपी को, इस पूरे शो को हम आपके व्हाट्सएप पर भी, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पे भी शेयर करते हैं। तो वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं अगर आप इसको मिस कर दें, और आप वहाँ पे हमें अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने जैसे इसको मैरिनेट किया, मैरिनेट करने के बाद हमने इसको फ्राई किया ऑयल में। ऑयल आपका अच्छी जो है ना अच्छा ऑयल होना चाहिए। और फिर ये है कि यूज़ ना हो। हाँ, ये है कि अगर आप इसको एक दफ़ा इसमें पकाएं तो इसी ऑयल में आप दोबारा भी इसको पका सकते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ब्राउन होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर हम इसकी सॉस बनाएंगे। तो अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा ब्राउन हो। और कॉन्स्टेंटली जो आबदीन है वो इसमें जो हमारा स्पून है, कुकिंग स्पून, वो इसको कॉन्स्टेंटली जो है ना इसको स्टर कर रहे हैं इसको। लेकिन ये है कि वो इससे कोई पीस टूटेगा नहीं जिस तरह से हम इसको पकाते हैं। और आप देखें कि जिस तरह से ये शो में बन रहे हैं उतनी ही टाइमिंग में आप घर में बनाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि हमने इसको फ्राई किया है 3 मिनट। करने के बाद हमने इसको निकाल लिया बाहर बर्तन में ताकि ये जो है, और आपने इसको जो है
सॉस बनाएंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चिकन हमने फ्राई किया है वो आपने जिस छाननी में होते हैं हमें उसमें रखना है, ताकि जो सारा जो ऑयल है वो इसमें से ड्रेन हो जाए। अब हम सॉस बनाएंगे जी। बटर अच्छा, बटर आपने कोशिश करनी है कि बाजारी बटर ना हो, कोशिश करें कि ऐसी जगह से बटर लें जो कि खालिस हो, इसलिए कि इसका जो टेस्ट है ना वो बड़ा ज़रूरी है कि वो आपकी डिश में जो है ना वो जम हो इसके साथ। और असली जो बटर होगा उसका आप देखेंगे कि टेस्ट और स्मेल दोनों ही बड़ी खूबसूरत होगी जी। अब इसको हमने चॉप किया हो गार्लिक डाला है। अब गार्लिक ये आप घरों में चॉप करके इसको जार में रख लें, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़े आप इसको निकाल लें। और फिर आपने जैसे इसमें डालना है मेक श्योर कि ये बंद नहीं हो। आप देखें कि अगर आपने इसको छोड़ दिया वहां पे आपकी नजर कहीं और चलेगी तो ये जो गर्म ऑयल है या बटर ये इसमें एकदम से जल जाएगा। रेड चिली सॉस है, आप बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि हम लोग अपनी खुद बनाते हैं। आप कोशिश करें कि घरों में बना के इसको जार में प्रिजर्व कर लें। लेमन जूस है, फ्रेश है, हमने खुद निकाला है। ये चिकन पाउडर आपने देखा होगा, हमने जब उसकी मैरिनेट किया तब भी इसको यूज किया था। शुगर 1 स्पून, ये टेस्ट के लिए। ओरिगानो जो सूखा हुआ होता है ये बाजार से मिल जाता है, आपको महंगी वाली कोई चीज हम इस्तेमाल नहीं करते। अगर आपने सॉस ज्यादा बनानी है इसमें तो आप ये चीजें जो हैं जिसमें बटर था और उसके बाद बाकी जो चीजें थोड़ी सी ज्यादा कर लें, क्योंकि अभी हम इसमें ये देखें, ये अब मैं इसमें यूज कर रहा हूँ यखनी जो हम खुद अपनी निकालते हैं। और ये यखनी अगर आप टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे तो फिर ये कि वो चिकन जो है ना पूरे को पूरा हम इसमें रैप करेंगे इसको प्रॉपरली। इसको ये सॉस है जिसने बेसिकली इस पूरे डिश को ना एक नया ही टेस्ट देना है इसको। और सॉस बनाते हुए आपने इसको सॉस को आपने कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करना है। और जैसे ही हमने वो यखनी इसमें डाली 30 सेकंड के बाद फिर हमने वो जो हमने इससे पहले जो फ्राई किया था चिकन क्यूब्स वो हमने दोबारा इसमें ऐड कर लिए, क्योंकि अगर वो थोड़े बहुत कच्चे भी थे तो अब दोबारा हम जब सॉस में इसको बनाएंगे तो वो सारे के सारे जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली कुक होंगे। अब देख रहे हैं जैसे आबदीन वो कॉन्स्टेंटली इसको स्टर कर रहे हैं साथ साथ सॉस के साथ। हमारा जो चिकन है उसको फोल्ड कर रैप कर रहे हैं उसमें। और आखिरी चीज जो हमने इसमें एज ए बाइंडर डालनी है वो है कॉर्नफ्लावर, जो कि हमने इसकी जब हमने इसकी मैरिनेशन की थी तब भी इसमें डाला था। अब ये कॉर्नफ्लावर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि कम डालें, लेकिन इतना जरूर डालें कि वो एज ए बाइंडर काम करे उसको। आप शो में देख लें कि 10 से 12 मिनट में हमने पूरी की पूरी रेसिपी जो है आपके सामने तैयार की है। सिर्फ जो चीज़ें आपको पहले से बना के रखनी है वो है चिकन क्यूब्स जो मैंने आपको बताया था। और पूरी रेसिपी जो है हमेशा जब भी घरों में कुक करें सारी चीज़ों को असेंबल करें, लाइन अप करें। लाइन अप करने के बाद बजाय इसके कि आप चीज़ों को ढूंढते फिरें, तो ये घरों में जो हमारी व्यूअर्स हैं ख़वातीन या मर्द जो इनको देखते हैं, तो ये मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि जब भी आपने कोई चीज़ रेसिपी को आपने बनानी है तो ज़रूरी कि हर चीज़ जो है ना वहाँ पे आपके चूल्हे के साथ पड़ी हो, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं अगर आप किसी चीज़ को ढूंढना शुरू करेंगे तो चीज़ हमारी जल जाएगी, तो फिर वो उसका जो टेस्ट है वो उस तरह का नहीं होगा जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। और इसके साथ हमने खाने के लिए आप अगर इसको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप इसको वाइट राइस के साथ ले लें। अगर नहीं है तो आप इसको स्पून के साथ भी खा सकते हैं। अगर वाइट राइस नहीं है तो इतनी मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी है। ये हमने पहले से वाइट राइस जो थे वो देखिए कितनी खूबसूरत शाइनी लुक है चिकन की। और टेस्ट क्योंकि आप कैमरे से देख रहे हैं शायद आप
इसको टेस्ट को जब तक आप घर में ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और मैं हमेशा ऐसी रेसिपीज लेके आते हैं हम लोग आपके लिए जो रेसिपीज जल्दी जल्दी बनने वाली हों और मज़ेदार हों और वो बच्चों को भी पसंद हो और बड़ों को भी। तो ये आज की रेसिपी थी हमारी। मैं ज़रा इसको चिकन को थोड़ा सा आपके लिए, अब आप देखें इसकी एक एक जो पीस है, एक एक बाइट है इसकी, वो जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह शाइनी भी है, मज़ेदार भी है और उसमें खुशबू भी है। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी जो हमने आपके लिए बनाई। ये थी लेमन गार्लिक चिकन और मेरे साथ थे शेफ़ आबदीन। तो अब अगली जो रेसिपी हम लेके आएंगे इसी तरह की खूबसूरत सी रेसिपी होगी। तो आप हमें, जैसे मैंने पहले भी शो में कहा कि इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में और फेसबुक पे आप हमें चेक कर सकते हैं इस रेसिपी को। और कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो आपको चाहिए हो तो आप हमें वहाँ पे उसका अपना सवाल डाल दें, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। तो अब हम आप चलते हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज आपने देखा कि शेफ़ तौकीर साहब ने कितनी लजीज डिश बनाई। वैसे अल्लाह ने उनके हाथ में बहुत ही जायका दिया। जब हम भी वहाँ गए थे, आपको याद ही होगा मुस्तफ़ा, जब हम वहाँ गए तो चुपके चुपके से हम लोग खा रहे थे उनकी डिश पीछे से, और बस हम कहते थे हम चख लें, लेकिन वो चखने में सारी डिश ख़त्म हो जाती थी। और सबसे अच्छी बात ये कि वो जो डिश बताते हैं वो बड़ी क्विकली बन जाती है। आपके गेस्ट आने वाले हों, आप खुद चाहें कोई चीज़ क्विकली बनाने के लिए, सो आप उनकी जो रेसिपीज़ हैं वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बात हो रही थी हमारी जी ख्वाजा साहब से, नॉन स्टॉप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है, इतना खूबसूरत अंदाज़ बयां है। सर मैं एक चीज़ को ज़रा पूछना चाहूँगी, मैंने सुनी है कि जब लता जी और आशा जी से जो मुलाकात हुई और जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए नूरजहाँ मैडम नूरजहाँ साहिबा के लिए, वो ज़रा सा हमें प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। देखें मैडम, जब 83 में जब मैं तरन्नुम कर रहा था तो वहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा वो कर रहे थे, और उसमें ये बात है 1983 की। तो मैडम को इनवाइट किया एज अ स्पेशल गेस्ट और वो वहाँ गई, उन्होंने गाया भी, नौशाद साहब ने पीछे कंडक्ट किया और मैडम ने वो 3 गाने गाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत, आवाज़ दे कहा। अच्छा, वहाँ लता जी भी थी। लता जी के बारे में ये बताता चलूँ कि जब 65 के बाद ना वो वहाँ पे आई, उन्होंने स्पेशली एक अपना फंक्शन रखा अमृतसर में, और अमृतसर इनका चूँकि लाइन मैडम से बहुत प्यार करती थी लता जी। 1944 की ये बात है, इनकी दोस्ती 1944 एक फिल्म बन रही थी बड़ी माँ बॉम्बे, वहाँ पे बॉम्बे में, तो वहाँ पे लता जी भी उस फिल्म में थी एक छोटे से रोल में। तो लता जी कहती है कि जब मैडम बड़ी माँ की हीरोइन थी, वो आके बैठती थी तो वहाँ पे नंदा के वालिद थे, वो फिल्म वहाँ के वो थे, ओनर थे उस स्टूडियो के। तो उसने कहा आओ तुम्हें मिलवाऊँ लता नूरजहाँ से। अच्छा, अब मैडम ने इनको देखा तो ज़रा सुनाओ इनको अपनी जो तुम गाती हो। तो मैडम ने सुना तो मैडम को आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा अच्छा तुम कोई फिल्मी गाना इन्होंने क्लासिकल सुनाया, उसने कहा आप कोई फिल्मी गाना सुनाओ। तो उन्होंने फिल्मी गाना सुनाया तो इन्होंने कहा तुम बहुत आगे जाओ। अच्छा, अब मैडम के भी है रिकॉर्डेड मेरे पास, और लता जी ने जो ये कहा है कि 1944 में मैं कुछ भी नहीं थी, मैं छोटा सा रोल कर रही थी, वहाँ से दीदी का। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा इसमें तो खैर उन्होंने उसके बारे में बताया कैसे मिली थी 44 में, और हमारी दोस्ती अब तक कायम थी। देखिए मैं 2000 तक मैडम की जहाँ तक थी, तो उनका इतना प्यार था। वो कहती थी कि देखिए लफ्ज़ मोहब्बत जो है ना वो गाने में बहुत सख्त आता है, हम सिंगर्स यानी लता जी का कहना है ये। और जब दीदी कहती कैसा सहल हो जाए, उसने कहा जी मसलन, उसने कहा देखिए मुझसे पहले से मोहब्बत मेरे महबूब नमा, कितनी रवानी से मैडम ने कहा, सहल तरीके से। फिर उसने कहा जवां है मोहब्बत हंसियाँ ज़माना। अब देखिए दोनों ने जो आपस में कॉन्वर्सेशन है ना अबाउट देमसेल्व्स, वो मेरे ख्याल बारी बारी सुन ली जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लिप्स हमें ज़रूर प्ले करने चाहिए मेरे ख्याल से, बिल्कुल, ताकि हमारे व्यूवर्स, हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी है ना ये चीज़ें दिखानी चाहिए। हम देखते हैं कि जो चीज़ें अभी जो ख्वाजा साहब ने बताई हैं, मेरे ख्याल से वो हम आपको भी दिखाना चाहेंगे और आप देखें। और ये सारी चीज़ें जो ये मेमोरीज़ हैं, ये सारी मेमोरीज़ हैं और हमारे लिए ये मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं। प्लीज़ देखें फिर वापस आएँ। नहीं ऐसा ना कहिए, वो बहुत अच्छा गाती हैं। कौन? लता जी। लता जी बहुत अच्छा गाती हैं। वहाँ के हालात का तो मुझे पता नहीं, मगर वो जितना गाती हैं, जितना गाई हैं, उनके जैसा कौन करेगा, कौन करेगा इतना काम, लता जी जैसा अच्छा काम। बहुत काम लोग करेंगे,
और बहुत ही मेरी तो बहुत इज़्ज़त करती हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। और बड़ी मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो इसलिए भी है शायद कि वो मुझे बहुत मोहब्बत करती हैं और बहुत सोच समझ के गाने वाली लड़की है वो। मैं कोल्हापुर में फिल्म मतलब मैं नौकर थी उस कंपनी में, प्रफुल्ल पिक्चर्स में, और मैं एक्टिंग करती थी। तो वहाँ एक बड़ी माँ पिक्चर बनाई उन्होंने। तो बड़ी माँ में नूरजहां जी हीरोइन थी। तो उनको कोल्हापुर बुलाया गया, 2 गाने वहाँ पिक्चराइज किए। तो वो आई थी और उनके साथ उनका छोटा बच्चा अकबर था, पहला ही उनका बेटा, उनके हस्बैंड थे। और वो स्टूडियो में उनको एक कमरा बना के दिया था उन्होंने, और वो वहाँ रहती थी। तो हम लोग सुबह रोज स्टूडियो जाते थे 9:30 बजे और 5:30 बजे तक वहाँ होते थे। तो नूरजहां जी के मतलब सेट पे बैठी हुई थी। तो जो प्रोड्यूसर थे, जो मालिक थे उनके, उन्होंने कहा कि लता इधर आओ जरा। तो उन्होंने कहा कि ये लता हमारे यहाँ काम करती है और गाती है बहुत अच्छा। मैं 14 साल की थी, 14-15 साल। तो उन्होंने कहा सुनाओ बेटा। तो मैं वहाँ बैठ गई और मैंने उनको कुछ क्लासिकल सुनाया, क्योंकि मैं उस वक्त क्लासिकल ही गाती थी ज्यादा। तो फिर कहने लगी अच्छा कोई फिल्म का गाना सुनाओ। तो मैंने कोई फिल्म का गाना सुनाया। तो कहने लगी तुम बहुत अच्छा गाती हो बेटा, पर कोशिश करो कि क्लासिकल सीखो और क्लासिकल का रियाज करो, रियाज करना जरूरी है। ये मेरी उनकी पहली मुलाकात थी। ये बात है मुझे लगता है 44 के बाद। वो जब बॉम्बे आई तो हम भी बॉम्बे आए, और जिस फिल्म में वो काम कर रही थी उसमें मेरा भी छोटा सा रोल था। तो वो मेरी मतलब उनकी मुलाकात वहाँ हुई, और वो सब मुझे वो बताया करती थी। मैं एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, मैं उनके सामने बैठी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए कैसा लग रहा होगा। और मैं उनकी तरफ इतना गौर से देख रही थी कि ये क्या कर रही हैं, मेरे लिए सब नया था वो। तो वो नमाज पढ़ते पढ़ते रोने लगी और कुछ मतलब दुआ मतलब कर। तो उनका खत्म होने के बाद नमाज मैंने उनको पूछा कि आप भगवान के सामने रो क्यों रही थी। तो कहने लगे नहीं, मैं अल्लाह से मांग रही थी और मेरे कोई गुनाह हो तो माफी मांग रही थी उनसे, और ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। मुझे उन्होंने बहुत समझाया। तो मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं हाँ हाँ करके भाग गई वहां से। तो इस तरह से मेरी उनकी मुलाकात हुई, और उनका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप लोगों ने देखा किस तरह कितनी खूबसूरती के साथ जो उनका अंदाज़ बयां था, जो एक दूसरे की तारीफी कलमात वो अदा कर रही थी, वो कितनी सॉफ्ट स्पोकन थी दोनों। और इतना प्यार, देखिए इतना प्यार 1944 से ये कंटिन्यू किया। वाघा बॉर्डर पे लता जी आई हैं मिलने, जब मैंने बताया ना अमृतसर से, और मैडम यहाँ से खाना पका के प्लास्टिक के उसमें डाल के और वहाँ पे खड़े देखिए आप, मोहब्बत का अंदाज है ना ये कि उनके लिए, वरना तो कुछ भी बाहर से भी लेके जाया जा सकता था, मगर प्यार उनको लेके आया मिलाने के लिए। पाकिस्तान के बॉर्डर पे लता जी आए मिलने के लिए। अच्छा, इसी तरह ये हुआ कि जब तरन्नुम हम कर रहे थे तो वो बहुत पॉपुलर हुए, क्योंकि नज़र हुसैन साहब की म्यूज़िक आपको पता है ना, कैसे खूबसूरत उन्होंने चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे कि सिलसिले तोड़ गया, वो सभी जाते जाते, क्या अच्छी ट्यून बनी हुई मैडम की। फिर और भी रात। सर मुझे तो आपसे जलन हो रही है इस वक्त, क्योंकि आप जो है ना वो हर चीज माशाल्लाह से आपको पता है, हर चीज में आप रात फैली है, हर चीज के बारे में आपको पता है। वो सीरियसली मुझे जलन हो रही है। अच्छा, उसके बाद कॉल आती है, एक कॉल आई है आशा जी की मैडम को कि आपके मुझे बहुत अच्छा लगा तरन्नुम आपने गाया है और मैं भी गाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त तो आपकी गज़लें गा लूँ, क्योंकि ये जो नज़र साहब की ट्यून्स हैं ये जन्नाती काम है, आम काम है नहीं। देखिए कि उन्होंने इस्तेमाल किया लफ्ज़ जन्नाती काम। अच्छा, तो मैडम ने कहा भाई लता अब तो आशा ये तो ऑन एयर चलेगी ये चीज़ें, अब मेरी प्रॉपर्टी तो है नहीं, पब्लिक की हो गई है, अब आप उठा लें जो आपका दिल करते। एंड शी sang। तो मैंने पूछा एक दिन मैडम से, मैंने कहा मैडम गोल मोल करके कोई गाल नहीं, वो हर एक दा मेरा सीने की गायकी है, वो रगी से गाती हैं, उनका स्टाइल और है। गज़ल आपको पता, गज़ल में और तरह का प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, अदायगी एक एक लफ्ज़ क्लियर होना चाहिए। हमारे उस्ताद ने हमें ये बचपन से सिखाया है और कोई और कर नहीं सकता मैडम को कॉपी। तो उन्होंने गाया
आशा जी ने गाया, और वो कशिश के नाम से LP, अगर चाहें तो आप सुन भी लीजिएगा, मगर वो बात बनी नहीं। अब देखिए 93 में मैडम जब दोबारा लंदन गई, ये होता था, आशा लता जब आती थी ना लंदन, तो वहाँ पे ये अपना कार्ड सेल्फ्रिज स्टोर में दे आती थी कि ये अगर लता मैडम नूर जहाँ आए तो उनको हमारे ये नंबर दे दीजिएगा, और मैडम भी दे आती। तब मैडम जब गई हैं तो उन्होंने जब सेल्फ्रिज स्टोर में नंबर दिया तो कहती है अभी मैं चढ़ ही रही थी तो मुझे कॉल आ गई आशा की कि जी वो दीदी मैं यहाँ आई हुई हूँ और RD बर्मन का ओपन बाय हार्ट सर्जरी है, तो ओपन हार्ट सर्जरी है, तो आप वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। वो कहते हैं मैं दीदी से राखी बनवा, उस दिन राखी कर दिया था। तो मैडम कहती मैं भागी भी गई, तो वो लेटे हुए थे बिस्तर पे, तो कहती बड़ी मुश्किल से वो उठे, तो उसने कहा दीदी मैं इसको मना कर रहा था, ये मत गाए तुम्हारी चीज़ें। देखो ना कहाँ पंजाब की गायकी, पंजाब का अंग, सीने की गायकी, ये रगी का मतलब वो आपको पता RD बर्मन वॉज अ वेरी बहुत अच्छे कंपोजरों में शामिल होते। उसने इसने कहा, तो मैडम ने कहा कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, गा लिया, हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। तो उसने कहा अच्छा राखी बांधिए। अब वो राखी बांधते हैं वो अब यहाँ पे, तो साथ एक थाल होता है, उसमें से कुछ दाल उठानी को कुछ करना, तो वो आशा दीदी इसको ही कर, उसने कहा देख आशा मैं 10 साल इस इंडियन इंडस्ट्री में टॉप हेरोइन रह चुकी हूँ, और मैं वाहिद एक्ट्रेस थी जिसने किसी स्टूडियो में नौकरी नहीं की। आई वॉज अ फ्रीलांस। 12, 15, 20 फिल्में मैडम ने की हैं, और मुझे आता है ये तरीका। उन्होंने सारी चीज़ें मिलाई और उसको राखी। कितनी खूबसूरत। अच्छा मैडम नूर जहाँ का सब कुछ पता था। 10 साल हीरोइन रही है मैडम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 1940 से रिश्तों की खूबसूरती भी है वो भी देखने को मिल रही है जी। ये जो एथिक्स हैं रिश्तों के, वो आप देखें ना कि उन्होंने कॉल की, वो आ भी गई। आजकल ये सारी चीजें देखने में नहीं आती, इन लोगों में है, उनमें थी वो मैनर्स, वो कर्टसी, वो एथिक्स, वो पाए जाते थे, वो तरबियत नजर आ रही है। आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है। ये तो चंद बातें हैं ना जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और पीछे कितनी कितनी चीजें होंगी। क्या आपको लगता है कि वो सारी बातें आज के आर्टिस्ट में या सिंगर में मौजूद हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी दोस्ती ज़्यादातर सिंगर्स से है, रही है, शुरू से रही है, 1974 से रही है और अभी तक कायम है। फरीदा जी से मेरी आज तक दोस्ती है। यानी मैं आपको बताऊं कि 2 चीज़ें मैं आपको फ़ौरन अंदाज़ा होगा कितनी बड़ी औरत थी। फरीदा जी को 82 में जब वो सत्यजीत रे फिल्म बना रहे थे ना शतरंज के खिलाड़ी, तो उसमें चेस प्लेयर्स उसका नाम था, उसमें उन्होंने इनकी गज़ल चाह रहे थे कि ये खुद गाएं, खुद वहीं बैठी हूँ और पुराना वही माहौल क्रिएट किया जाए। और तो वहाँ पे इन्होंने जब अप्लाई किया तो उसे NOC नहीं मिला, तो देखो कोई गाल नहीं, फिर क्यों है। फिर इनको हाफिज़ अली खान अवार्ड 2005 में फरीदा जी को मिला, जो कि लता जी को भी नहीं मिला हुआ। वो अवार्ड के एम्बलम में जो लिखा, हाफिज़ अली खान बहुत बड़े वहाँ के सरोद के प्लेयर हैं, और उसके बाद उनके वालिद हैं जो हमारे उनके बहुत ही बड़े, वो भी सरोद प्लेयर हैं, अमजद अली खान, उनके वो वालिद थे हाफिज़, उसका अवार्ड फरीदा जी को मिला। और उस पर लिखा हुआ एम्बलम में कि अगर इस सदी में कोई गज़ल की मलिका है जो गाती है, वो लोग महसूस करते हैं दिल में, यानी ये वो विजुलाइज करते हैं, वो फरीदा खान। ये अगर वो उसने कह दिया तो कितनी बड़ी बात है कि एक दूसरे मुल्क से कोई कितना बड़ा वो फरीदा जी के बारे में बात कर। सर अच्छा मैं यहाँ पे ज़रा बीच में आना चाहता हूँ, हालांकि गुफ्तगू बड़ी मज़ेदार है और अच्छा भी लग रहा है सुन के। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली आज की जनरेशन हमारे लिए आप जो हैं एक ऑब्वियसली एक लेजेंड है, और हम चाहते हैं कि हम आपसे जितना सीख सकें, आज के लोग सीख सकें। ये जो आपकी मेमोरी है, आप 2 मिनट के लिए सोचते हैं फिर आपको सारे नाम भी याद आ जाते हैं। ये जो फोटो कॉपी सोचते भी नहीं है, हल्का सा सोच भी लें तो बता रहे हैं इसका क्या राज है? ये हमें ये नाम ये इस तरह मैं बताऊं, आप अखरोट खाया करें, आप बादाम खाया करें, खुद तोड़ के खाएं, मेहनत करके खाएं, अखरोट खाएं, बहुत मेमोरी के लिए बड़े अच्छे हैं। अच्छा, तो ये सारे अखरोटों का कमाल है, ये अखरोटों का फिर अपनी आपकी जेनेटिक्स में भी होता है ना। मेरी जो खाने का जो है ना वो बहुत, आई एम वेरी पर्टिकुलर। अच्छा, मैं घी नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं लूंगा। ये हमेशा से आप कैसे रहे? सर चलें अपनी मेमोरी की किताब का एक वर्क निकालें, उसमें है कि जी आप दिलीप कुमार साहब, सुनील दत्त साहब, शबाना आजमी जी, वो शो मैंने किया 97 में। देखिए मेरी भी मेमोरी थोड़ी अच्छी है। 97 में उनको मिला था निशाने अपना पाकिस्तान, दिलीप साहब को, और वो आए थे लेने के लिए 97। उसके साथ वो सुनील दत्त को भी साथ लेके आए। तो हम लाहौर अपना इस्लामाबाद सेंटर आपने देखा ना, कॉरिडोर बहुत बड़ा है, तो हम सारे खड़े हुए थे। तो मैं खड़ा हुआ था, शहनाज शेख थी, नैयर कमाल थी, नवीद शहजाद थी,
मोइन अख्तर कंडक्ट कर रहे थे, तो हमने देखा दिलीप कुमार सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अंदर आ रहे हैं, पीछे पीछे वो थे अपना सुनील दत्त, तो आगे से दौड़ी हुई शहनाज आई, वो एकदम उन्होंने देखा उसको, तो उसने कहा इधर आ सुनील, ये इसको पहचानते हो? उसने कहा नहीं, अरे इसकी कॉमेडी गजब की, अनकही नहीं देखा तुमने, तो वो जो कैंची से काटती है वो अपना सीन में, इतनी स्पॉन्टेनियस है ये, इस जैसी एक्ट्रेस कोई नहीं मैंने देखी। यानी अगर दिलीप साहब शहनाज शेख के बारे में कितनी बार, और सबके सामने हाँ, कितना खून बढ़ता है जब ये, और वो बड़ा और खुश हुई शहनाज, अब चूंकि उसने काम ही नहीं करना था आगे से, लिहाजा। अच्छा सर, मुझे बताया, आपने मोइन अख्तर साहब का नाम लिया, उनके बारे में आपकी ऑब्वियसली बहुत अच्छे, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको बता, मेरे साथ तारिक नदीम होते थे, हम 5 साल हमने टेलीविजन पीटीवी वर्ल्ड में काम किया। मोइन अख्तर इतने पर्टिकुलर, हर शो में मोइन से कराता था, इसलिए कि यू कैन नेवर गो रॉन्ग। चाहे वो सियाचिन का वो हमने शो किया, बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ गए, और ह्यूमर भी था साथ में। अच्छा, अब वो आते थे, उनको पेसमेकर लगा होता था, साथ उनके साथ एक लड़का आता था, और दरवाज़ा अपने होटल का ना पीसी लाहौर में वो खुला रखते थे कि पता नहीं किस वक्त मोइन अख्तर साहब को पेसमेकर, मगर फील नहीं होने देते थे स्टेज पे। अब देखिए वो खड़े हुए हैं वहाँ पे, और हम करें बसंत का प्रोग्राम आसिफ जहाँ बेली में, तो वहाँ पे आसिफ, वहाँ पे आरिफ लोहार चुमटे से नाच रहा था, भाई आरिफ कुछ खिलाओगे नहीं, मछली वगैरह? उसने कहा जी अभी कसूर से, आरिफ ने कसूर से मछली मंगाई, और मोइन साहब ने, उस दिन ठंड बहुत, क्या मजेदार। अभी यहाँ पे ये ऐसे सिंगर्स एक्टर्स का तो मुझे, मेरे तो सिर्फ 2-3 दोस्त हैं। मैं तरन्नुम नाज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज, क्योंकि ख्वाजा नजमुल हसन के बारे में प्रोग्राम है, तो उनके बारे में मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहती, लेकिन बहुत बड़ी लंबी दास्तान है उनके नाम के पीछे, तो मैं चंद थोड़ा सा आपको मुतारफ़ करवा दूँ उनके बारे में। मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया, पीटीवी पे, इस्लामाबाद टीवी पे, लाहौर टीवी पे, यानी उनके बहुत ज़्यादा काम किया। और मलका तरन्नुम नूर जहाँ जी, जो कि मेरी उस्ताद थी, मैं उनकी गंडाबंद शागिर्द हूँ, उनके साथ भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, और तरन्नुम प्रोग्राम किया, वो ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम किए। उस वक़्त ये था कि शायर अच्छे थे, म्यूज़िक डायरेक्टर अच्छे थे, गाने वाले अच्छे थे, म्यूजिशियन अच्छे थे, हर एक चीज़ जो है परफेक्ट थी, तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम पेश किए। मैंने ख्वाजा नजम के साथ 3 दहाइयों से काम किया, और ये वो दौर था जब बहुत बड़े मौसीक़ार, बहुत बहुत गुनी शायर, बहुत गुनी प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स काम किया करते थे, तब जाके ये सब जब शामिल होते थे, तब जाके एक शाकार तैयार होता था। और अब भी मैं और ख्वाजा नजम हम इसी तकदो में लगे रहते हैं कि जो भी काम हमें करने को मिलता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें भरपूर अपने टैलेंट का इजहार करें। मैं समझती हूँ कि अपने टैलेंट के ज़रिए अपने आप को मनवाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ख्वाजा नजम बहुत कामयाब, बहुत लकी हैं कि हम सब उनका रिगार्ड करते हैं। वो जो डिज़र्व करते हैं, हमें उनसे भी ज़्यादा उनका रिगार्ड करना है, क्योंकि वो बहुत आला शख्सियत, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़हीन, टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। और गॉड ब्लेस यू ख्वाजा साहब। ओके जी, वेलकम बैक टू एटीवी लाउंज विद मी सोनिया एंड ख्वाजा नजमुल हसन साहब, द लेजेंड विद अस। और बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा तो आज दिल ये कर रहा था कि मैं एक व्यूअर बन के इनकी बातें सुनूं, और हम सबको सुननी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो अपने आप को एक म्यूजिशियन कहते हैं या कहलवाते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह से एक पूरा हिस्ट्री हमें बताई, और साथ में ये भी समझाया कि वो रिलेशनशिप कितने खूबसूरत थे, उनमें मोहब्बत कितनी थी, उनमें दिल लगी कितनी थी। आज की जब आप जनरेशन देखते हैं, म्यूज़िक सीन को देखते हैं, मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा इसके ऊपर एक क्रिटिकल राय और एक अच्छा मशवरा कोई नहीं दे सकता कि आगे का फ्यूचर म्यूज़िक का डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो हमें स्टेप्स उठाने, और इंस्टीट्यूशंस किस तरह की होनी चाहिए, कुछ अगर आप राय और मशवरा दे सकते। देखें, जब हमारा दौर था ना, उसमें 12 कंपोजर्स थे, और 12 कंपोजर्स में से 3 नाम ऐसे हैं, सुहेल राना जी, निसार बज़मी और खलील अहमद, जिन्होंने कौमी गीत बनाए। अच्छा, अब 14 अगस्त जब होती थी तो हमारी ड्यूटी, मेरी, शुएब मंसूर की, सायरा काज़मी और फ़रूख बशीर, हम लोग 14 पहली से लेके 14 अगस्त, अच्छा, वी यूज्ड टू इनवाइट, यानी उनका एक कंपटीशन होता था पोइट्री में, वो कराया जाता था, उसको पैसे मिलते थे, जिस सिंगर ने गाया उसको पैसे मिलते थे, यानी नैयरा ने अगर वतन की मिट्टी गाया तो नंबर 1 था वो, तो उसकी पैसे मिलते, यानी अवार्ड दिया जाता था, एक किस्म की। अच्छा, अब आप देखिए ये
क्यों कामयाब होते थे ये गाने? एक तो गाने नए होते थे, नई चीज़ होती थी। मसरूर अनवर ने लिखा वतन की मिट्टी गवाह रहना, वहीं पे बैठ के खलील अहमद ने बनाई, नैयरा ने वहीं गाया। अब जो कमज़ोरी अब मैं देख रहा हूँ ना, कोक स्टूडियो या वो सारी पुरानी चीज़ें रीमेक सारी करें, वो नहीं चलेगा आगे। बकौल मैडम तो कहती थी मेरे तो दिल धड़कता है जब ये म्यूज़िक में धम 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 हो रहा होता है, लगता है मेरा अभी हार्ट पे कुछ हो जाएगा। नई चीज़ें क्यों नहीं बनाते? नए कंपोजर्स क्यों नहीं ग्रूम कर रहे हो आप लोग? नए लोगों को लेके आओ, नए सिंगर्स को लेके आओ, दोबारा से रिवाइव करें अपना कौमी नगमे। हमारा इसासा है, देखिए कितने अच्छे गाने। अब 65 की जंग से लेके अब तक सबसे ज्यादा जो कामयाब तरीन चीजें थी वो हमारे कौमी नगमे। और अब आप देख लीजिए कौमी नगमों का क्या हाल है। एक कंपोजर है, उस बेचारे को, उसको जिसको म्यूजिक के बारे में या शायरी के बारे में न पता, वो क्या बनाए। तो ये बन भी नहीं रहे अब तो, ऐसे नेशनल नहीं कुछ भी ऐसे यूं आते ही उड़ जाते हैं, पता भी नहीं लगता। जो आपने निशानदेही की ना कि म्यूजिक कंपोजर्स का बहुत रोल है, वो बहुत बड़ा। और ये जो ट्रेनिंग है, जैसे अच्छा फिर डायरेक्टर की भी तो बात होती है ना, या मैं या शुएब मंसूर या सायरा काज़मी या फरूक बशीर, हम में एक स्टैंडिंग थी, हमें एक वो फोर्स थी जो कि हम कहते थे नहीं ये ट्यून अच्छी नहीं, ये वाली। कैलिबर भी जरूरी होता है, फिर सिंगर की सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है, उसके बाद म्यूजिशियंस किस किस्म के आप ले रहे हैं। अब देखिए मैं भी पाकिस्तान हूं तो भी कितना सिंपल बात है। या तेरी वादी वादी, सुहेल राना साहब ने कितनी अच्छी चीजें बनाई हुई हैं, बहुत ज्यादा अच्छी। फिर उसके बाद देखिए बज़मी साहब ने मेहदी हसन ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास में, खूबसूरत, इस जैसी अच्छी चीज मैंने अभी तक देखी नहीं है। या अपना मैडम ने जो गाया हुआ है, चांद तारों को या राजदानों मेरे नगमे तुम्हारे, इतनी अच्छी सोच। अब वो बड़ा शायर ही कह सकता है ना, कोई और छोटा कह भी, और गा भी फिर वो मैडम नूरजहां की आवाज में। तो ये 1.5 मिनट की है अलाप। अच्छा। वो जो है अपना पुत्र हटाते नहीं दिखते, हाँ। लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। आप बताइए कोई तो बात होगी उसमें, वरना तो वो कहेंगे मारो जो दिखाएं, ढम 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 करें क्योंकि ये वॉर सॉन्ग है। नहीं, फिर वो दूसरा जो है नसीम बेगम ने जो गाया हुआ है रायक के शहीदों, वो भी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने जितनी दफ़ा शो किए हैं उसमें ये 2 गाने जब चलते हैं ना, मैंने ऑडियंस की आंखों में आंसू देते। गाने वाले भी फील से गाते थे और सुनने वालों के भी दिल पे लगती थी। इतने मेलोडियस सॉन्ग्स हुआ करते थे। अब क्यों इसमें कमी आती जा रही है? मतलब कंपोजर्स की कमी है। सिंगर्स जिनमें वो एक था ना, रुश्दी की आवाज में बड़ा ग्रैम था, मेहदी साहब की आवाज में। तो क्या अब के सिंगर्स वो फील से नहीं गाते? नहीं, उनके पास वो तालीम नहीं है। अब आप ये बताइए, मैडम नूरजहां मरते दम तक जो थ्रू आउट गाना जिनके घर में चल रहा, और बाबा जी साथ बैठ के उनको बता रहे हो कि, और साथ कॉर्ड्स दे रहे हो, ऐसे लोग कहाँ हैं? बाबा अब उस्ताद भी नहीं है वैसे। अब तो बड़ा एक प्रोफेशनल होगी ये चीज, कि गाना हुआ, वो चाहते हैं कि वक्त को फौरी तौर पे वो करें, कैश करें जी, और फिर गायब हो जाते हैं। साल के बाद उनका नाम भी नहीं आप सुनते। बिल्कुल, क्विक एक मतलब कि विक्ट्री है, मगर उसके बाद क्विक विक्ट्री भी नहीं है वो। हाँ। अब आप बताइए कौन सा ऐसा गाना है जो रिपीट की वैल्यू हो? आज चला कोक्सो, कल उसको लोगों को भूल ही जाते हैं, वो है क्या? बिल्कुल, फिर अगले का इंतजार रहता है। बिल्कुल, और कोक स्टूडियो में भी पुराने गानों को ही वही देखिए ना, अभी केस बना हुआ है, वो लड़की ने बेचारी हमारी है उधर की अपना सिंध की, उसने केस किया। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी भी हमारे कुछ ऐसे लेजेंड्स मौजूद हैं, जैसा आबिदा परवीन जी हैं, नसीबुल्लाह बड़ी अच्छी दोस्त हैं। अब ये नसीबुल्लाह को मैं लेके आया टेलीविजन पे, इनको मेरी पसंद में प्रॉपर्ली मुझे लगता है, जैसा आपने कहा कि यूटिलाइजेशन वो नहीं रही, कि इतना बड़ा सिंगर आपके पास आज भी मौजूद है, लेजेंड जैसा आपने कहा कि कोई नहीं। अब देखिए उसकी आवाज़ में आप जो मर्जी कहें, नसीबों की आवाज़ में आकार जो है ना उसका, वो कानों को चुभता है हल्का सा। टू बी वेरी ऑनेस्ट भी, मैंने इन सारे सिंगर्स के साथ कहाँ रोशन आरा बेगम का, नूरजहां का, फरीदा जी, आबिदा परवीन की मीठी आवाज़ है, और सारा देखिए मॉनेस्ट्री वो गाती रही हैं श्राइन्स में, और कितनी उनको पता लग गया कि फोक और उसमें कितना फ़र्क होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फ़र्क है, और कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हमें समझनी चाहिए, मगर सर आपको सलाम है कि आप आज भी अपना जो म्यूज़िकल सफ़र है उसको जारी सारी आपने रखा है, और आपने हमारी आवाम को कनेक्टेड रखा है, जो असल स्पिरिट है म्यूज़िक की उसके साथ। एक और चीज़, हाँ। देखिए डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, मैंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई, सारंगी पे मैंने बनाई है। इट्स अ डाइंग इंस्ट्रूमेंट। तकरीबन इस मुल्क में जब मैंने PTV ज्वाइन किया 1974 में 18 सारंगी प्लेयर्स थे, फिल्मों में भी वो करते थे,
टेलीविजन में एम्प्लॉय था, मास्टर शरफुद्दीन हमारे जो थे सरंगी बजाते थे, ही वाज अ रेगुलर एम्प्लॉय। रेडियो पे अब जो नाजिम अली जिसका रोशनारा बेगम कहती है उसके बगैर मैं नहीं आऊँगी अगर सरंगी नवाज वो ना हुआ, तो अब सोचिए वो रेडियो पे पेड थे, दे वर पेड। अब सिर्फ 4 रह गए, वो भी बेचारा एक जो है जुहेब हसन, वो ज़रा सा पोलियो का है, वो भी बेचारा कहता है अगर सरंगी मुझसे गिर जाए, सरंगी प्ले करता है, तो मेरे पास 80,000 रुपये नहीं कि मैं सरंगी की कीमत अब 80,000 रुपये उसकी मैं अदा कर सकूँ जी। सो इट्स स्लिपिंग फ्रॉम आवर हैंड, सरंगी तो हमारे हाथ से जा रही है। मगर देखें वहाँ पे इंडिया में उन्होंने क्या किया, सरंगी बचाओ मुहिम शुरू की, उधर भी यही हाल था। मगर थोड़ा सा, मगर वहाँ पे यूनेस्को और ये लोग आके ना वो उसको सपोर्ट दे देते हैं। सर हमारे यहाँ क्यों नहीं सपोर्ट? देखिए बात सुनिए, PNCA है या लाहौर में अलहमरा, वो क्यों नहीं करते वहाँ, क्यों नहीं सरंगी को फरोग देते, नए लड़कों को सिखाएं। जी अच्छा सर, आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया PTV का भी, और PTV ने हमेशा एक इंस्टीट्यूट का रोल अदा किया हमेशा से, जिस तरह आपने कहा कि 18 सरंगी बजाने वाले थे और वो एम्प्लॉय थे, तो तबले वाला भी एम्प्लॉय था। कि PTV का रोल भी कहीं ना कहीं डिफरेंट हुआ है, हो गया, उसका भी रेडियो का भी हो गया, PTV का भी हो गया, इसलिए कि जब आप में आ जाए ना ज़्यादा, आप कम लोगों में हम थे बैठे हुए, कम लोग थे ना टेलीविज़न में, 10 प्रोड्यूसर्स होंगे, अब 35 प्रोड्यूसर हर सेंटर पे हैं। अब आप बताइए, काम कुछ भी नहीं है, प्राइवेट काम आप ले रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा होगा बताइए। तो वो जो ग्रोथ है जिस तरह वो नहीं होगी, ग्रोथ हो नहीं सकती है, तो क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। जो बेसिक बात जो हमें समझ आ रही है वो इंस्टीट्यूट्स जो है उनका होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। क्योंकि जो आपने कहा कि अगर इंस्टीट्यूट पे कोई ऐसा बंदा हो जो आगे लेके चले, यू सी यू हैव टू कीप समबडी जिसको डेमी गॉड, जैसे हम असलम अजहर को डेमी गॉड समझते थे ना, या जमान अली खान को या आगा नासिर को, और वो वाकई थे। ऐसे लोग पैदा करने को मुश्किल थोड़ी है, आप ढूंढ के लाए ना ऐसे लोग, उनकी बात और सिफारिशी नहीं। देखिए ये काम सिफारिशी नहीं हो सकता, क्रिएटिव काम में सिफारिश हरगिज़ नहीं चलेगी। जो इस काम को लेके पैशनेट हो ना, खुद भी वही लेके आगे चल सकता है। अगर किसी चीज को मतलब अगर आप पैशनेटली लेके चलना चाहें। दूसरा ये कि ये वो नहीं है कि मैं पैसे बनाऊं, मैं खाऊं। हमारी 1600 तनख्वाह थी, हम उसी में खुश थे, और कभी ये नहीं हुआ कि हमें पैसे खत्म हो गए, कभी उस वक्त इतनी बरकत थी उस पैसों में कि वो खत्म ही नहीं होते माशाल्लाह। और ये जो जुनून अभी भी मुझे कोई, वो आप देखें मैं बैठा हूँ, कॉफी का प्याला मैंने सही आप है ना, सही आप जैसे एक और भी सर, आप क्लोन निकाल लें अपने 1-2, मेरे ख्याल है तुम बन सकते हो मेरे क्लोन। अच्छा हाँ, अगर तुम चाहो तो। चले मैं चाहूंगा मगर ये बहुत मुश्किल टास्क है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये एक ऐसा, और मुझे लगता है कि हम सर आपसे जेलस हूँ, मैं पक्की ऑन स्क्रीन में बात कहने को तैयार हूँ कि मैं ख्वाजा साहब से इस वक्त बहुत जेलस हूँ, क्योंकि थ्रू आउट कोई लेजेंड ऐसा नहीं है जो सर नहीं मिले। हाँ मतलब मैं क्यों नहीं हूँ ख्वाजा साहब, मैं क्यों नहीं, आज से हम हो गए ना। देखिए अब देखें ना, अगर मैंने आप पे हाथ रख दिया सीक्रेटली दोनों पे, तो इसका मतलब ये बहुत शुक्रिया। अगर मैं बैठा हुआ आपसे गप्पे इतनी दूर से, इसका मतलब मुझे आप अच्छे लगे तो मैं बैठा। बिल्कुल, ये आप हमारी खुशनसीबी है, और आज अगर वी आर ब्लेस्ड सीरियसली सर कि आपका इंटरव्यू हमें करने को मिल रहा है, लाउंज में आप तशरीफ लाए हैं, और मेरे ख्याल से कि PTV को और जितने भी इस तरह से स्टेट के चैनल हैं वो मतलब आप होल्ड में ले लें सर, आप कर लेंगे। देखिए बहुत नेटवर्क्स मुझे बुलाते हैं, और ये नहीं कि नहीं, टेलीविजन में अभी उसने फराह ने आके मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया, वेरियस अदर चैनल्स पे मैं करता हूँ। मैं आजकल सुनो FM पे भी रेडियो के साथ 2 घंटे जी कर रहा हूँ, लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी कॉल्स माशाल्लाह से आपके स्पोकन माशाल्लाह के सर बोलने का एक ढंग आ जी बिल्कुल। सर आपके साथ मैं भी रेडियो शो करना चाहूंगी, जरूर, बी माय गेस्ट प्लीज इंशाल्लाह। अच्छा सर, थोड़े सा हम नटखट भी हैं, थोड़े हम मजाक भी करते हैं, मैं चाहता हूँ कि कुछ हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करें, मगर थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं, तो आपने एक जवाब देना होगा। हाँ। अच्छा ये बताएं कि इन 4 ऑप्शंस में जो मैं आपको देने वाला हूँ, इनमें से गोल्डन वॉइस आप किसको कहेंगे? इन 4 खवातीन में से, जो मेरे ख्याल से सारी क्वींस हैं। पहली जो उनमें से हैं वो नूर जहाँ, मैडम नूर जहाँ हैं, दूसरी रूना लैला हैं, ठीक है, तीसरी लता जी हैं, और चौथी आबदा परवीन। मैडम नूर जी, इसका कोई सानी, सब यही कह, आप इन 4 से भी पूछ लीजिए, वो यही कहेंगे। मुझे पता है ना, मैं सबसे बात कर चुका हूँ। यकीनन बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अच्छा सर, दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर फर्ज करें कि आप एक लॉटरी जीत जाते हैं, काफ़ी बड़ी लॉटरी है, तो आधी रकम तो हमने आपको दे दी, आप अपने पास रखें, बाकी की जो आधी रकम है वो आप किसके साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं डोनेट कर दूंगा सरंगी, और ये जो डाइंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, मेरी कोशिश होगी कि उसको प्रमोट। मेरी इसमें ऑप्शन यही थी कि आप म्यूजिक में री इन्वेस्ट करेंगे, कम्युनिटी को देंगे। जी, कम्युनिटी।
ये फैमिली में शेयर करेंगे या फिर आप मुझे फैमिली नहीं कमिट तुम्हें नहीं दूंगा उन्होंने प्रिसाइसली बता दिया कि आपको नहीं मिलने वाले। 80,000 की सारंगी मिलती बाय द वे अगर आपने लेनी है। अच्छा सर ये बताएंगे, फर्ज करें कि मैं एक जीनी हूँ, तसव्वुर कर लें, और आपके पास 3 ख्वाहिशात हैं जो आप अगर करें तो पूरी हो सकती हैं, तो वो 3 ख्वाहिशात कौन सी होंगी? 3 ख्वाहिशें? 3 नहीं, मेरे पास एक ही ख्वाहिश होगी कि मुझे बस सुकून में मैं रहूं, मुझे पैसे की कोई परवाह, मतलब परवाह से मुराद है मुझे अभी भी नहीं है। आप कहेंगे ना अभी चले जाएं पैदल, में आई जस्ट गो वॉकिंग, मुझ में इतनी हिम्मत, और मैं पैदल भी जा सकता हूं घर, कोई ऐसी सर मेरा भी एक रैपिड फायर मैंने मुझे कोई ऐसी अब इस उम्र में मुझे रही नहीं कोई ख्वाहिश। तो आप मुझसे कोई ख्वाहिश? मैं बहुत मुतमईन हूं अपने आप में। जिनी आप वापस चले जाएं। मैं वापस चला। अच्छा हमारे सारे गेस्ट जिनी से वापस जाओ, जिनी से कोई सवाल नहीं कर रहा कोई भी पूरी नहीं कर रहा। एक मेरा सवाल है, इट्स नॉट रियली रैपिड फायर बट ये कि फायरी है। अगर आपको मौका मिले कि जो लेजेंड्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे इस वक्त, उनमें से किसी एक को वापस लाना हो तो आप किसको वापस लाना चाहेंगे? इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि देखिए वक्त आगे बढ़ जाता है, पीछे नहीं जाता ना। मैंने पीछे कभी मुड़ के देखा है, आई हैव नेवर लुक बैक। तो आगे मैं क्यों ना ग्रूम करूं किसी और को, बजाय कि एक पुराने आदमी को ला के मैं फिर उससे काम कराऊं। तो कर चुके हैं हम काम बकौल इनके कि जिस तरह उन्होंने बताया कि तौसीक साहब वो अब बूढ़े हो चुके, तो अब जवानों की तरफ तुम, हाँ मैं तुम्हें ग्रूम करूं बजाय कि मैं तौसीक को करूं। प्लीज ले जाइए इस शख्स को। मैं बहुत खुशी से मैं ट्रेनर भी हूं, डोंट फॉरगेट। बिल्कुल हम सर मैं भी आऊंगी, ऐसी बात नहीं, मैं कोई बड़ा कोई मिस परफेक्ट नहीं हूं, आप लोगों को फेल नहीं करूंगा, डोंट वरी है इंशाल्लाह। तो ये अच्छा आप और कोई रैपिड फायर के सवाल कर रहे हैं? नहीं मैं तो बस मैं यूं समीना पीरज़ादा हो गई हूं, मैं सुनना चाहते हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि आप एक कोई ऐसी शख्सियत जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड रहे हो, जिनका आप जिक्र मजहर साहब। अच्छा बहुत ज्यादा। देखिए मैं आपको बताऊं, उन्होंने जिस दिन वो रिटायर हुए मैं उनके घर गया, और यानी रिटायरमेंट्स के बाद काफ़ी अरसे के बाद उस घर में प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, एसी जला हुआ था साइड से, घर में सोफे जिस तरह मुख्तलिफ कलर्स के पड़े हुए थे, और एक मेज़ पे जहाँ हंस रहे ओ नजम आया। अच्छा मेज़ पे नई किताब, सिर्फ नई किताब पढ़ने के लिए, और बाकी उन्हें कोई शौक नहीं था। मग्स मुख्तलिफ कलर्स के थे। नसरीन भाभी बहुत अजीम इंसान है, अभी तक मिलती हैं, मैं अभी उनको हाथ से पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ाता हूँ। अभी पिछले एक किश्वर नाहिद पे प्रोग्राम किया था तो आंखों में उनके आंसू आ गए कि देखो पुराने लोग हम कितना आपस में एक दूसरे की केयर करते हैं। तो मुझे नसीम भाभी ने कहा कि ही फास्ट, बड़ी जल्दी अपनी मेमोरी वो जा रही है, उनकी अल्जाइमर है, तो इनका रिकॉर्ड कर। अच्छा मैं टेलीविज़न पे गया, इन्होंने कैमरा ऐसा ही दिया था, उन्होंने उनकी शर्त थी असलम साहब की कि नजम कैमरे के पीछे तुम बैठोगे, सवाल तुम करोगे क्योंकि तुम मुझे ज़्यादा जानते हो। अच्छा अब फिर मेरा साथ ही हसीना मुइन का एक सीरियल था जाने नगर, वो मरी में था, 2 महीने कंटिन्यूस हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो उसमें बीच में वो हमसे जुदा हो गए। अब आप ये सोचिए कि वो इंसान जिसके पास गाड़ी पता कौन सी थी, मेहरान थी, और वो भी पुराने मॉडल की, वो चलाया करती थी। घर में उनके एसी नहीं था, घर में उनके फ्रिज नहीं था। देखिए जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा जी वो मांग रहे, उन्होंने उठा के दे दिया। बेटे उनके 2 हैं, आपको पता है कितना अच्छा गाता है वो, और कभी किसी से उन्होंने चेयरमैन लगे, वो 1989 में वो चेयरमैन लगे, ही वॉज नॉट हैप्पी एंड ही जस्ट, उन्होंने यूँ रिज़ाइन दिया और दूसरे दिन वो चले गए। खुशामदीद। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। और हम लोग वापस आ चुके हैं टीवी लाउंज में। कितनी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही थी, कितना मज़ा आ रहा था, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और इतनी मज़ेदार बातें, किस्से, कहानियाँ। ख्वाजा नजमुल हसन साहब हमारे साथ थे, द लेजेंडरी ख्वाजा नजमुल हसन, और इतना मज़ा आया। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। और ये मिसेस जो थी वो बहुत छोटी थी, जिसना सोनिया ने कहा कि जो हम उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं हर रोज़, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है, लफ्ज़ ऐड होते जा रहे हैं। मगर अभी मुझे ऐसा लगता है सोनिया कि हमारे यहाँ हमें अपने राइट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमें अपने लीगल राइट का इतना पता नहीं होता। तो मैं कहा कि आज हमारे जो मेहमान हैं, जिसने आपने खुद इंट्रोड्यूस कराया था कि मोहम्मद समीर, एडवोकेट मोहम्मद समीर हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें, क्योंकि कंज्यूमर राइट्स पे आज हम बात करने लगे हैं, तो हमें मालूम नहीं होता कि जनरली हमारे एज सिटीजन्स क्या राइट्स हैं और हम उनको किस तरह हेल्प कर सकते हैं, क्या वो तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए। साथ में पहले हमें बताइएगा कि कंज्यूमर राइट्स की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, उसके बाद राइट्स और हम कहाँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम कहाँ ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये ज़रा सी तफसीलात जानना चाहेंगे। जो
बेसिक चीज़ है वो सबसे पहले तो ये कि द मोमेंट आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, ये रिलेटेड टू है कि जी आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें परचेज़ करते हैं, सर्विसेज हायर करते हैं, तो द मोमेंट आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल कर जाते हैं, आप एज ए सारिफ आ जाते हैं। आपने पेमेंट कर दी, एक चीज़ बाय कर ली, सही है, आपने चीज़ बाय की, आप सारिफ की डेफिनेशन में आ गए, अब आपके राइट्स क्रिएट हो गए, ठीक है, ठीक हो गया। इसमें अक्सर ये होता है सम टाइम कि हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं शॉप से, लेट्स सपोज आजकल मोबाइल परचेज़ कर लेते हैं, आप मोबाइल लेके आए, आपने चीज़ को चेक किया, चलाया, 2-3 दिन चला, बट उसके पास में प्रॉब्लम आ गई, आपने दुकानदार को कंप्लेन की कि यार ये सही नहीं चल रहा, बट वो जो है आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करता, कहता है जी नहीं अब ये मैं वापस नहीं ले सकता, ना ही आपके पैसे रिफ़ंड होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर आपके पास ये लॉ है कि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें, आपने जो पेमेंट की वो भी रिकवर करें, एज़ वेल एज़ जो आपको डैमेज हुआ उसकी भी रिकवरी आप सीख करें। तो इसी के लिए जो ये लॉ बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो इस्लामाबाद के अंदर 1995 में प्रोमोगेट हुआ सबसे पहले, तो इसी के अंडर फिर अदालतें भी बनी जिनमें आप अपनी शिकायत को लेकर वहाँ जा सकते हैं। एग्जैक्टली, स्पेशली आपने मोबाइल का जिक्र किया तो उसमें अक्सर वारंटी भी साथ दी जाती है, और अगर वारंटी दी हुई है और तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तब तो वो हमारा राइट है टू टेक दैट एक्शन। और अक्सर ऐसा जैसे हमने कहा कि होता भी है कि जब आप दुकानों से लेते हैं या कहीं से भी लेते हैं या ख़ुद जो उस कंपनी का ओनर नहीं होता, होलसेल में बिक रही होती चीज़, तो अक्सर ऐसा होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता या ख़राब हो जाता है। उसमें जो ये ज़रिया है ये भी अगर आप थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे किस तरह से। इसमें आजकल तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो ऑनलाइन शॉपिंग की है। अगर आप देखिएगा, आपने एक ऑर्डर बुक किया, बट जब वो पार्सल घर पे आता है तो आप जब उसे ओपन करते हैं तो उसमें से इंटायरली डिफरेंट चीज़ें निकल आती है, जो कि उस मयार के मुताबिक नहीं होती जिसकी आपने पेमेंट की हुई है, या जो पिक्चर्स आपको दिखाई गई उसके वो क्वालिटी भी नहीं होती। एग्जैक्टली। अब ऐसी सूरत में अब मैं थोड़ा सा पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लूँ कि दो चीज़ें हैं, एक आप परचेज़ करते हैं फॉर पर्सनल यूज़, एक आप कोई भी चीज़ परचेज़ करेंगे वो इस पर्पज़ के लिए होगी कि आपने उसको आगे रीसेल करना है, ठीक है। तो द मोमेंट आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं कि आगे रीसेल करनी है तो उस पर ये एक्ट लागू नहीं होता, ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए जो भी चीज़ आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ की। अब लेट्स सपोज आपने एक फ़ोन परचेज़ किया, हम फ़ोन से स्टार्ट कर लेते हैं। एक मोबाइल आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद आपने उसे ओपन किया, इस्तेमाल किया, 1-2 दिन ठीक चला, बट उसके बाद वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। आप दुकानदार के पास वापस गए, उसे कहा कि ये प्रॉब्लम है, बट वो थोड़ी सी आए बाएँ शैं कर रहा है, या आजकल रूटीन है कि वो कहते हैं जी ये सेट दे जाएं, बाद में कुछ दिनों बाद आप आएँ, हम वारंटी क्लेम करेंगे, फिर आप जाते हैं, फिर वो कहता है कि नहीं जी अब आप इतने दिनों बाद आएँ, तो वो टालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में जो लॉ है वो आपको एक रास्ता देता है कि जहाँ भी आपके साथ ऐसी कोई ज़्यादती हो रही हो या आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे आपने फिर इस लॉ के तहत सबसे पहले तो इसका एक स्टैट्यूटरी नोटिस होता है कि आपको जब भी जिस टाइम भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को ऐसी मिली तो आपने ये करना है कि एक रिटर्न नोटिस भेज दें, ठीक है। अब उस रिटर्न नोटिस को भेजने का मकसद पर्पस वो यही है कि जब आप रिटर्न नोटिस भेजेंगे, अगला थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा कि यार एक बंदा लॉ के मुताबिक अब मुझसे एक चीज़ क्लेम कर रहा है तो मुझे इन एनी केस ये देनी है। अगर उसके बावजूद वो नहीं देता तो विद इन 15 डेज़, जो 15 डेज़ का नोटिस होगा, उसके बाद अगेन आपको 15 डेज़ मिल जाते हैं। उन 15 डेज़ के अंदर आपने कोर्ट में जाना है, ठीक है। कंप्लेंट अपनी फाइल करेंगे, ठीक है। उस कंप्लेंट का एक प्रोसेस है, फिर अदर साइड को नोटिस होंगे, वो आएंगे, अपना रिप्लाई सबमिट करेंगे। लेकिन इसमें ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये समरी प्रोसीजर, ये शॉर्ट है, इसमें आपको रिजल्ट जो है जल्दी मिलता है। हाँ, विद इन मंथ्स मिलेगा। अच्छा, ये नहीं है कि इसमें आपको सालों लग जाएंगे, बिल्कुल विद इन मंथ्स है। और इसकी मज़े की बात ये है कि इसमें जो पेनल्टीज़ हैं वो 2 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट है, अच्छा, ये भी हो सकती है, और 40,000 तक आपको फाइन भी हो सकता है। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जनरली जो ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि आपने ऑनलाइन शॉपिंग के हिसाब से बात की, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो मोस्टली ख़वातीन ही करती हैं, तो वो छोटी सी लाइक यू नो अपने मेकअप को लेके, बैग्स को लेके चीज़ें वो करती हैं। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ स्कैम्स ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो क्या उसमें भी ये चीज़ लागू होती है, ये राइट्स हमारे उस वहाँ पे भी लागू होते हैं? अब इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए, आप कोई भी चीज़ जब भी परचेज़ करने जाते हैं तो कोई भी
पाकिस्तानी कंपनी ऐसी होगी जो आपको वो चीज़ बाहर से मंगा के देती है। द मोमेंट किसी भी पाकिस्तानी कंपनी ने वो चीज़ बाहर से इंपोर्ट कराई और आपको ला के दी, तो आपका क्लेम उस कंपनी के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जो पाकिस्तानी कंपनी है। अच्छा, ठीक। जो पाकिस्तानी कंपनी है, बिकॉज के आपका ये जो लॉ है ये विद इन पाकिस्तान है, ठीक है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन विद इन पाकिस्तान है। बिकॉज आपने यहाँ रह के एक चीज़ ऑनलाइन परचेज की, जो यहाँ की किसी भी कोई भी वेबसाइट, मतलब किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो आप चीज़ आउटसोर्स कर देते हैं, वो आउटसोर्स करते हैं, तो वो कंपनी जिम्मेदार है यहाँ पे, जो आपके पैसे लेके वहाँ भिजवाएगी और वहाँ से एक चीज़ मंगा के आपको दे देती है। इंटरनेशनल लॉ में कोई ऐसी चीज़ हमें मिलती है जहाँ पर लेट्स सपोज सोनिया ने एक सिचुएशन क्रिएट की कि अक्सर ऐसा होता भी है कि बिल्कुल फॉरेन ब्रांड है, पता भी है, कभी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं जहाँ से लोग मंगवाते हैं ऑनलाइन, तो उनके साथ कोई इंटरनेशनल कोर्ट्स में या लॉ में कोई ऐसी चीज़ है, ऑप्शन मिल सकती है? असल में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, ये अमेरिका में 1906 के अंदर सबसे पहले स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये बाकी कंट्रीज़ में आया, ठीक है। अब अगर आप इंटरनेशनली जाएं तो देखें आप, अब इशू ये है कि यहाँ की कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन नहीं है वहाँ तक, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली जाके उसे सू करें तो सू आप कर सकते हैं, आपके राइट्स हैं, बिकॉज आपके पास एक इनवॉइस होती है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है और वो एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट है और उसकी बेस के ऊपर वो कंपनी बाउंड है, ठीक है। मगर इंटरनेशनल का प्रोसेस शायद वो अलग है, वो अलग है, बिकॉज वो इनकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में नहीं आता। Exactly. दैट्स वाई फिर वो आपको बाहर जाना पड़ता है। एक चीज़ और कि ये जो किसी के साथ कोई स्कैम हो गया, ठीक है, और वो 16 साल का है या 17 साल की बच्ची है, मतलब इस राइट को हासिल करने के लिए या क्लेम करने के लिए कोई एज ग्रुप भी है कि जी आईडी कार्ड होगा तो ही आप करेंगे, या आपके घर अगर आप उस एज में फॉल नहीं कर रहे हैं तो आपके फादर का, पेरेंट्स का, गार्जियन का, किसी का भी आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। लाइक ये चीज़ हमें पता होनी ज़रूरी है ना, कि अगर किसी बच्चे के साथ स्कैम हो गया, आपको पता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो आजकल बच्चे के हाथ में मोबाइल है और हम कोई कुछ ना कुछ बच्चे मंगवाते ही रहते हैं, तो अगर उनके साथ कोई स्कैम हो जाता है तो पीछे से फिर क्या उनके वालिदैन कौन होगा जो कि इस तरह से? मैं इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, द मोमेंट आप ऑनलाइन का नाम लेती है तो पेमेंट ऑनलाइन जाती है। अब ऑनलाइन पेमेंट किसी बच्चे की नहीं जा सकती, कुछ की मोस्टली जो है वो ऑनलाइन, जब आप शॉपिंग करते हैं मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी होता है। लाइक मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड विद शॉपिंग। सो जब भी मैं वो क्लेम लाइक कोई चीज़ मैं ऑर्डर करती हूँ तो मैं कैश ऑन डिलीवरी करती हूँ, मैं कार्ड से कभी भी पे नहीं करती। सो उसमें ये क्या इम्पोर्टेंट ये है कि जब भी माइनर आ जाता है, द मोमेंट आप माइनर का जिक्र करते हैं तो वो अपने गार्डियन के जरिए से सू कर सकते हैं। अब गार्डियन उसका फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, तो वो गार्डियन की डेफिनेशन में चला जाएगा। द मोमेंट ऐसी कोई भी चीज़ परचेज होगी जो ऑनलाइन होगी, अब ऑनलाइन में भी आप एक अकाउंट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो आपका अकाउंट जो है वो एविडेंस के तौर पर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो साथ ही माइनर के लिए जो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है उसके तहत किसी भी माइनर ने अगर किसी को भी सू करना है तो वो अपने गार्डियन के ज़रिए से करेगा। तो ऐसी सूरत में वालिद या वालदा, मतलब मदर एंड फादर जो है वो फॉरवर्ड आ सकते हैं और आके फाइल कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि कंज्यूमर के तो हमने बता दिया, अगर हम कहीं से कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है या जनरल कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, अगर उनसे सर्विसेज दी गई हैं और उस एक्सपेक्टेशंस में नहीं दी गई, जिन एक्सपेक्टेशंस में दी गई उसकी फ़ी भी अदा कर दी गई है, तो उस सिचुएशन में अपने राइट को किस तरह अपडेट किया जाए? अच्छा, इसमें ये भी क्लियर कर दूं कि जो सारिफ है ना, जो कंज्यूमर है, अब वो इस डेफिनेशन में भी आता है कि द मोमेंट आपने सर्विसेज हायर की तब भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करके, ठीक है। तो कंज्यूमर जो सर्विसेज हैं ये भी इसी के अंडर है, ठीक है। आपने लेट सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया टू बिल्ड ए हाउस, ठीक है, बट उसने वो सर्विसेज प्रॉपर नहीं दी, आपसे पेमेंट वो ले गया, तो ऐसी सूरत में भी आप जो है कंज्यूमर कोर्ट को रजू कर सकते हैं और उनके पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इवन कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने एक लॉयर को हायर किया, मैं चूँकि मैं प्रोफेशन एक लॉयर हूँ, अब लॉयर को भी हायर करते हैं तो हम भी सर्विसेज दे रहे हैं जी, ठीक है, तो सर्विसेज अगर आपके मेयार के मुताबिक नहीं है तो उसको किया जा सकता है, ठीक है। कोई कदवा नहीं है। तो ये बताइए कि कोर्ट के अलावा कोई एनजीओ, कोई दफातर, कोई और है कि जो गवर्नमेंट की कोई ऐसी जो इन कंज्यूमर राइट्स को सपोर्ट करता हो, मतलब अगर कोर्ट्स में नहीं होता तो उनके अलावा सेकंड ऑप्शन? अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये सिविल कोर्ट से मुराद सिविल कोर्ट नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए, ठीक है। एक जज साहब वहाँ बैठे होते हैं लेकिन वो एक ट्रिब्यूनल लाइक काम हो रहा है, ठीक है, एज वेल एज जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेट्स सपोज आप
डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इस्लामाबाद के अंडर रेगुलेटरी अथॉरिटी सीडीए है, तो अगर किसी भी शॉप के ऊपर कोई प्राइस टैग अवेजर नहीं है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीडीओ को, चेयरमैन को भी एप्लीकेशन दे सकते हैं जी कि इसके ऊपर अमल दरामद करें, और वो बाउंड है। तो इसमें एक अथॉरिटी का जिक्र आता है, उस अथॉरिटी की डेफिनेशन में सीडीए भी आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी आ जाती है, आपके डीसी साहिबान भी आ जाते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी जो है वो इसीलिए है कि इनको भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कंसर्न जो ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसी में जाके एप्लीकेशन फाइल करें, आप यहाँ पे भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सर ये ट्रिब्यूनल जो आपने टर्म यूज़ की, इसकी भी थोड़ी सी डेफिनेशन बताइए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं, हम चाहते हैं कि आप जितना अच्छे से उन्हें डिफ़ाइन करेंगे उतने अच्छे से वो अपने राइट्स के बारे में जान सकेंगे। अच्छा, अब जो इस एक्ट के अंडर जो ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए उसके अंदर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, उसे डिस्ट्रिक्ट जज साहब की टर्म्स यूज़ होती हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं वो डिप्यूट होते हैं कि वो एज ए जज इस कंप्लेंट को सुनते हैं, और वो सिर्फ वो कोर्ट जो है या वो ट्रिब्यूनल या वो जज साहब स्पेसिफिक सिर्फ इसी चीज़ के लिए होते हैं कि ऐसी जितनी भी कंप्लेंट्स आएंगी उनको वो निपटाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक समरी प्रोसीजर है, इसमें महीनों, कुछ महीने आप कह सकते, सालों नहीं कह सकते, कि आपने कंप्लेंट फाइल की, वो रिप्लाई मांगेंगे, रिप्लाई के बाद जो भी आपकी एविडेंस होगी आपने देनी है, जी ये मेरी एविडेंस है, ये चीज़ें मैंने बाई की इनसे, ये डिफ़ॉल्ट आया, और जज साहब ने उन आर्गूमेंट्स को सुनना है और उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन दे देना है। तो ये इतना लेंथी नहीं है, ठीक है, तो दैट्स वाई ये आसान बहुत है। ये बताइएगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि वैसे लीगल टर्म्स में कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मुझे ये बताइएगा कि इसमें कोई अमाउंट की कुछ होता है कि सर्टन अमाउंट या वैल्यू अमाउंट से ज़्यादा का होगा तभी आप क्लेम कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ है, या क्यों भी अमाउंट? जैसे अगर मैंने 150 रुपए की लिपस्टिक ही ले ली और वो मैचिंग कलर जो मुझे चाहिए था वो नहीं निकला, तो क्या 150 रुपए में सू कर सकती हूँ? एग्जैक्टली हो सकता है, इवन के 1 रुपए पे भी हो सकता है। मैं इसका आपको, ये तो आपने बड़ी कमाल की बात बता दी है। वैसे आज जाके सुनिए किस किस को सू करने लगे, लिस्ट बना। मैं तो लिस्ट बनाती हूँ पहले कि किस किस को सू करना है। इसमें देखिए एक चीज़ ये भी है कि आपने एक लिपस्टिक, जैसे आपने नाम लिया, आपने मंगवा ली, आपने उसे यूज़ किया और उसके कोई रिपरकशंस आ गया, आपके फेस पे आ गया, आपके लिप्स पे आ गया, प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट्स, ये जो नुकसान है, ये जो आपको डैमेज हुआ वो 1 रुपए का या 100 रुपए का नहीं हुआ, ठीक है ना। आपका एक बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज हो गया, आपको पेन जो है वो फेस करनी पड़ी, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, अपने ऊपर एक्सपेंस करने पड़े, मेडिकल जो आपका एक्सपेंस हुआ वो भी इंक्लूड होगा और वो आप क्लेम करेंगे। तो ये आप इसको एज ए 1 रुपया ना लें, तो एज ए होल आपने देखा कि आपको इंजरी कितनी फेस करनी है। आपने ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चीज़ जो मेरे माइंड में आई है वो ये कि जब मैं खुद कहीं पर मौजूद थी, मैंने देखा कि कंज्यूमर और जो वो साहब थे जिनकी वो शॉप थी, उन दोनों की आपस में कुछ लड़ाई हो रही थी, बहस हो रही थी किसी बात पे। तो ये तो वो राइट्स हैं ना जो कंज्यूमर राइट्स हैं, जी आपने लिया ये, लेकिन वो जो एक इज्जत का जो मामला आ जाता है दरमियान में, क्या उसमें भी कुछ राइट्स हैं कि अगर बदतमीज़ी हो रही है और एक दूसरे को गालम गलोच, अक्सर और बेशतर ऐसे देखा जाता है कि बहस हो जाती है दो लोगों में दुकानों पर या शॉपिंग मॉल्स में, और वो बड़ी तूल पकड़ जाती है, चाहे दोनों में से कोई भी सही हो। अगर कंज्यूमर की बात यहाँ पर है तो अगर कंज्यूमर का जो भी दावा है वो ठीक हो, उस पर भी कोई कोर्ट या आपका ट्रिब्यूनल एक्शन ले सकता है? अब द मोमेंट एक अलग चीज़ को क्लेम करेंगे ना, लेट सपोज आप कहते हैं कि मेरे ऑनर पे बात आ गई, ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट पे बात, तो डिफरेंट चीज़ है, तो वो एक थोड़ा सा डिफरेंट चली जाती है। उसके लिए हमारा जो एक और लॉ है डेफेमेशन ऑर्डिनेंस, उसके अंडर आप सू करते हैं कि 4 बंदों के सामने मैं एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी हूँ, तो मेरी इज्जत को डिफेम किया गया, मुझे उन्होंने पंच किया, जो भी व्हाट्सएवर, वो फिर डेफेमेशन के अंडर जाएगा, और उस पर भी कंज्यूमर राइट्स में, वो कंज्यूमर में नहीं जाता, कंज्यूमर एक बिल्कुल इंटायरली ठीक, तो उसका एक्सचेंज बिल्कुल डिफरेंट। बहुत शुक्रिया मोहम्मद समीर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। बड़ा डिटेल में उन्होंने समझाया, और हर सवाल का पूरा जवाब दिया। मैं सुनिए, और हमारा सवाल करने का मकसद ये भी था कि आप लोगों तक वो आगाही पहुंचे, आप लोग जान सकें अपने राइट्स के बारे में, और ये जो सेगमेंट हम इसको और भी करेंगे ताकि हमें और आप सबको हमारे जो राइट्स हैं कलेक्टिवली उनका पता चल सके। आज हमने कंज्यूमर एक्ट के ऊपर बात की, और आगे इंशाल्लाह और भी सारी मिसकंसेप्शंस और कंफ्यूजन्स को हम क्लियर करेंगे लाजमी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल सोनिया, यार क्या है कि टाइम बड़ा ये अजीब चीज़ है, टाइम आपका कभी साथ नहीं देता।
नहीं, बात दरअसल ये है ना कि जब हम अपने लाउंज में आके बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं, टाइम के गुजरने का एहसास ही नहीं होता। गेस्ट आते हैं, बात होती है, मुलाकात होती है, सेगमेंट्स होते हैं और कैसे टाइम ये 2 घंटे गुजर जाते हैं, 2-2.5 घंटे, इसका पता भी नहीं चलता। लेकिन हम फिर एक्साइटेड होते हैं जाने से पहले, क्योंकि हमें पता होता है कि कल हमें फिर आना है, फिर से नए गेस्ट होंगे, फिर से मुलाकात होगी, आप लोगों के सामने बैठेंगे, क्यों नहीं। बिल्कुल। और कभी कभी क्या होता है कि कभी सोनिया का अच्छा मूड होता है तो कुछ गुनगुना भी देती हैं, कुछ सुना भी देती हैं, बड़ी मजेदार बातें। What does it mean? हमेशा अच्छा मूड होता है, मगर गाती कम हूँ। जब गाने का अच्छा मूड होता है तो गा देती है। वेल, हमारा ये जो ATV लाउंज है, हमने जब ये सफर शुरू किया तो हमने भी नहीं सोचा था कि इतना एंटरटेनिंग, इतना इंटरेस्टिंग। माशाल्लाह फीडबैक्स भी हमें बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके पास अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई टैलेंट है या कोई भी ऐसा स्किल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो जरूर हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा है। हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पर फॉलो करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को तो जरूर दबाएं ताकि आप ये प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देख सकते हैं बाद में। एग्जैक्टली। और क्योंकि ऑब्वियसली साथ में हमारा एक सेगमेंट टैलेंट टच है, तो जैसा सोनिया ने कहा कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो ज़रूर अपना टैलेंट हमसे शेयर करें और टैलेंट टच का हिस्सा भी बन सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो मेरा ख्याल से प्रोग्राम को अख्ताम पे पहुंचाते हैं ताकि कल फिर आए। बातें हम कर रहे हैं, हमारा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ मेहमान आते रहे, हम बैठे रहें, कॉफ़ी पीते रहें, गप्पे लगते रहें, मगर यही लाउंज का मज़ा होता है, यही लाउंज का जो एक है ना एनवायरनमेंट है, और इस एनवायरनमेंट को हम बरकरार रखेंगे इंशाल्लाह। हमारे एक नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ, नए सोनिया मिलेंगे आप सबके साथ। कल मिलेंगे हम आपसे नए गेस्ट के साथ, नई एनर्जीज के साथ, नए कपड़ों के साथ, होपफुली नए कपड़ों के साथ, अगर हमारे दर्जी ने सी दिए। मगर तब तक आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारे दर्जी काफ़ी अच्छे हैं। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।